अनकही असद अली तूर के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही विद असद अली तूर में हमारे साथ आज जो मेहमान हैं कामरान यूसुफ हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की है और इसके अलावा जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात हैं उस पर भी कामरान यूसुफ ना सिर्फ गहरी नज़र रखते हैं बल्कि बड़ी बेहतरीन मालूमात भी रखते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए रिपोर्ट करते हैं, अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर, और इसके अलावा अपना वीलॉग भी करते हैं, बड़ा फेमस। अगर आपने फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की रियासत की अफ़गानिस्तान या दीगर मामलात पर जो पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको भी समझना हो तो कामरान यूसुफ इज़ वन जिनको मैं अमूमन देख रहा होता हूँ। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे एक चीज़ बताइए, हमने बड़ी कोशिश की, ये भी सऊदी अरब भी बीच में करवा रहा है मुज़ाकरात, इसमें कोई पेशरफ्त हो रही है? ये सऊदी अरब में अब अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। सबसे पहले तो असद बहुत शुक्रिया दावत देने का, क्योंकि आपसे बड़ी एक लॉन्ग एसोसिएशन है, बहुत से लोगों को नहीं पता। Yes. इनफैक्ट आई थिंक 2007 में जब डॉन टीवी इंग्लिश जब लॉन्च हुआ था तो मेरी और आपकी एक ही दिन ज्वाइनिंग थी और उसी दिन हमारी रिसेप्शन पे मुलाकात हुई थी। Yes. तो उसके बाद से फिर आपने माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की है। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। जो बिल्कुल ये मुज़ाकरात एक और कोशिश हुई है। पहले हमने देखा चीन, कतर, तुर्की, अब सऊदी अरब की एंट्री हुई है और जो मुज़ाकरात बिल्कुल हुए हैं, लेकिन उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ कोई बहुत बड़ा। सिर्फ इतना ज़रूर हुआ है कि हालांकि जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान थे पिछली मरतबा, उन्होंने कहा था कि सीज़ फायर तो होल्ड नहीं कर रही, लेकिन जो मेरी ज़राए से बात हुई है, स्टिल जो मीडिएटर्स हैं वो कोशिश करवा रहे हैं कि चलें, अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो एक जो स्टेटस को है बरकरार रहे, यानी कि ये जो टेंशन है वो नेक्स्ट लेवल पर ना जाए। तो मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन कि इन टॉक्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोग्रेस तो नहीं हुई, वाइल बोथ साइड्स अग्री कि अगर कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं होता तो जो फ्रेजाइल किस्म की सीज़ फायर है उसको जारी रखा जाए। लेकिन ओवरऑल अभी तक कोई ऐसी सिल्वर लाइनिंग नज़र नहीं आती कि कोई बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू होगा। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान चांस देना चाहता है डिप्लोमेसी को, और एक वजह भी है जो पाकिस्तान चांस दे रहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं तो आप उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो कतर हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, क्योंकि इन तमाम ममालिक को ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है। अब तो दफ्तर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पर कह भी दिया है, और ख़दशा इस बात का है कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन है एक ऑल आउट वॉर की तरफ ना चली जाए, या पाकिस्तान एक फुल फ्लेज को ऑपरेशन अफ़गानिस्तान के अंदर ना लॉन्च करे। तो इस वजह से कोशिश हो रही है, बट एज़ ऑफ नाउ कोई ऐसी मेजर ब्रेक थ्रू हो नहीं रही अभी तक। लेकिन कमरान साहब, अगर हम देखें पाकिस्तान के, चलो हम एक कदम पीछे आ जाते हैं, लेकिन कतर, जहां दोहा में एक एग्रीमेंट साइन हुआ अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान, और उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि वो किसी भी किस्म की नहीं, उधर कोई ग्रुप होगा जो बैरून मुल्क कोई दहशतगर्दी करेगा किसी भी मुल्क के खिलाफ। वो ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था कि अमेरिका के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। उसका सालिस कतर था। उसी कतर ने अब दोबारा से मीडिएशन का आगाज़ किया है। क्या उस कतर को अफ़गान तालिबान पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए था कि भाई आपने हमारे यहाँ बैठ के कमिटमेंट दी हुई है, आप उस कमिटमेंट को ऑनर करें, बजाय उसके कि हमें तो यूँ नज़र आया कि कतर जैसे अफ़गान तालिबान की फेवर कर रहा है, जब उन्होंने बॉर्डर का वर्ड निकाला उस एलामिये से जो उस मुज़ाकरात का एलामिया था। देखिए, कतर एक तो आपको पता है ना कि कतर एक यूनिक स्टेट भी है। स्टेट क्या मतलब, एक आइलैंड है, और बिकॉज ऑफ गैस और बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसने मेरे ख्याल में अबव देयर वेट परफॉर्म किया है। वहाँ पर जो अमेरिका का सबसे बड़ा इस रीजन में बेस भी है वहाँ जी पर। जी। देन दे मेंटेन, जब पूरे अरब की ईरान के साथ लड़ाई थी तब भी उनके साथ ताल्लुकात थे। फिर इराक की लड़ाई हो, अफ़गानिस्तान में इससे पहले भी जो अल जज़ीरा उनका स्टेट रन टेलीविज़न है, उसका उसकी जो फेम है वो जब पहली अफ़गान वार थी, पहली अफ़गान वॉर थी उसकी वजह से उनका 9/11 हुआ। के बाद। तो कतर का जो रोल है वो हमेशा एक इन्फ्लुएंस, तो जो इतनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की है, और बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं मसलन उसमें सऊदी अरब की आपने जिक्र किया, पहले सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अफ़गान तालिबान के ऊपर, और जो पहला अफ़गान तालिबान का दौर था 3 मुल्क आपको पता है रिकग्नाइज़ जी किया था, बिल्कुल। सऊदी अरब, यूएई और और पाकिस्तान ने। पाकिस्तान। लेकिन बाद में कतर ने टेक ओवर कर लिया। आपने दोहा प्रोसेस की बात की, इनिशियली सऊदी अरब ने कोशिश की थी कि दोहा के बजाय वो मुज़ाकरात रियाद या जद्दा में होने चाहिए, लेकिन कतर का इतना इन्फ्लुएंस था कि
वो मुज़ाकरात फिर वहीं पर हुए। तो जो कतर का एक रोल है, बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं कि शायद जो उन्होंने वहाँ पर एक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है अफ़गानिस्तान के अंदर थ्रू अफ़गान तालिबान, तो उसको लूज़ नहीं करना चाहते और उनका पॉलिटिकल ऑफिस और वो तमाम चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनको दबाव डालना चाहिए और क्योंकि वो वहाँ पर थे सालिस, बट अगेन प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि जो अफ़गान तालिबान है मसलन, उससे पहले आप कतर को छोड़ भी दें कि लेट्स से कि उनका बायस भी है। मेरे ख़्याल में अगर इन तमाम ममालिक में किसी और का ज़्यादा इन्फ्लुएंस या लेवरेज जिसके पास थी, तो वो चीन है। उससे पहले आपको पता है कि चीन ने कोशिश की थी जी और बिल्कुल। एक ट्रायलैटरल मीटिंग भी हुई थी बीजिंग में, जी पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए जी ख़ारजा की। उसके बाद पाकिस्तान ने जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उनको अपग्रेड किया, यानी कि अपना सफ़ीर तैनात किया, अपग्रेड कर दिया जो चार्ज d'affaires था। अफ़गान तालिबान ने अपने सफ़ीर को अपग्रेड करके जो सफ़ीर बना दिया। तो उस वक़्त भी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि चीन जो है उसने गारंटी दी थी पाकिस्तान को कि आप ये काम करें तो अफ़गान तालिबान विल टेक केयर ऑफ़ योर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। वो भी नहीं हुआ। तो मेरे ख़्याल में कतर भी अब फँसा हुआ है। उनकी भी जो इतनी ज़ाहिर है इतना उन्होंने सालों साल उनको सपोर्ट किया है, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अफ़गान तालिबान के ख़राब होंगे, ना सिर्फ़ कतर को बल्कि बाकी रीजन के ममालिक को भी पता है, तो अफ़गान तालिबान या कोई भी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई फ़िज़िकली जाकर वहाँ पर कोई ऐसा काम करेंगे या जो करेंगे, बट हिस्ट्री यही बताती है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब करेंगे, जो आपकी प्रॉक्सिमिटी है, जो आपकी रिलायंस है, बायलैटरल ट्रेड हो, अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड हो, तो आपकी सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं रहेगी। तो कतर को ये ख़दशा है कि ये जो टेंशन पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की अगर बढ़ेगी, तो ये ना हो कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत ही जाती जाए और जो उनका इन्फ्लुएंस है, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाए। और फिर लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हर जो मुल्क होता है, वो अपने इंटरेस्ट को पहले वॉच करता है। बिल्कुल कतर के भी अपने इंटरेस्ट होंगे और ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ही देख रहा है। तो मेबी उनको इस स्टेज के ऊपर लगता हो कि शायद थोड़ी-सी टिल्ट अगर उनकी अफ़गान तालिबान की तरफ है, तो उनके अपने कोई जो इंटरेस्ट हैं सर्व करते हो। बट आई कैन टेल यू कि अगर बात वहाँ पर आ गई, सपोज़ कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए, तो फिर कतर भी इतना मेरे ख़्याल में नाइव नहीं है। इवेंचुअली वो भी मेरे ख़्याल में उसको पता है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है, उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसी तरह जैसे सऊदी अरब है, आपको लगता है क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों एक डिफेंस पैक्ट भी सऊदी अरब में के साथ किया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने, और उसमें है कि एक पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर होगा, गो कि यहाँ पर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, ये मुआहदे को हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ सऊदी फोर्सेस हमारे साथ कोई जंग लड़ रही होंगी मिल के जाके अफगानिस्तान से, लेकिन क्या सऊदी अरब उस एग्रीमेंट के तहत भी कोई रोल प्ले करेगा अफगान तालिबान को, लाइक टू प्रेस, टू पुश, कि आप इस चीज़ को ऑनर करें, उस एग्रीमेंट को जो आपने कतर में साइन किया हुआ है? देखें, एक तो जो डिफेंस एग्रीमेंट की आपने बात की ना, थ्योरेटिकली तो बिल्कुल ठीक है कि अच्छा जी पाकिस्तान पर जो हमला होगा, वो सऊदी अरब अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा एंड वाइस वर्सा। लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर ना थोड़ा-सा एक नुआंस होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अटैक होता है तो फ़ौरन सऊदी फ़ोर्सेस यहाँ पर पहुँच जाएँगी। वो एक सिंबॉलिक जेस्चर भी होता है और शायद सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप देखें उनके जो डिफेंसेस हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री, एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहा है। वो फिर आगे चल के बात भी करेंगे कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ है इसकी क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके अंदर फैक्टर्स हैं। तो सऊदी अरब का बिल्कुल ऑब्वियसली इस लिहाज से इंटरेस्ट, चलें वो फिज़िकली आकर अपनी फ़ौजें भेजकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले बेशक ना रोकें, बट क्योंकि हमारे साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है तो दे विल नेचुरली वुड लाइक टू प्ले अ पॉजिटिव रोल। और वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है ना कि अफ़गानिस्तान, उनको अच्छी तरीके से पता है कि अगर फर्दर डिस्टेबलाइजेशन होगी तो इमीडिएट रीजन तो मुतासर होगा, उससे फिर बाकी जो बियॉन्ड जो रीजन है उसके भी रिpercussions हैं। जैसे एक एक आपको इस तरह से भी देख सकते हैं, जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हम देखते हैं कि जब टेंशन माजी में रही है, तो एज अ कॉमन फ्रेंड हमेशा हम यही चाहते हैं कि इनके दरमियान लड़ाई ना हो, कशीदगी ना बढ़े, मामलात ठंडे हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके नुकसानात होंगे। तो सेम जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो टेंशन बढ़ रही है, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं उनका पर्सपेक्टिव भी वही है। जिस तरह हम बाकी मुल्कों को एडवाइस करते हैं कि थोड़ा तहम्मुल रखें, बातचीत करें, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का एक सिलसिला है और उसी तनाजुर में जो है वो सऊदी अरब भी अपना एक जो रोल है वो प्ले कर रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या ये अफ़गान तालिबान, वो क्या अब किस नुक्ते पर अड़े हुए हैं कि ये डेडलॉक नहीं
टूट रहा, क्या है वो ऐसी पॉइंट जहाँ पर ना अफगान तालिबान पीछे हटने को तैयार हैं और हम भी उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे? देखें, इशू तो कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो जहाँ पर आकर बात रुकी है, असल इशू उसमें ये है कि पाकिस्तान ने काफ़ी अब एक कह सकते हैं कि हार्ड लाइन ली है, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन ली है और उसमें बड़ा क्लियर है, मतलब दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान ये कहता है कि जो अफ़गान तालिबान है वो ये माने कि टीटीपी वहाँ से ऑपरेट कर रही है और जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी या उसका एहतसाब जो है वो अफ़गान तालिबान के ऊपर लागू होता है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि पहले हम आपकी बात मानते रहे, जब आप कहते थे कि हम अपनी सरज़मीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देते, तो ये ज़ुबानी बात नहीं होगी। नंबर आपने ये आप इन राइटिंग ये करेंगे कि कोई भी आपकी तरफ से हमला नहीं होगा। इन केस अगर हमला होगा तो एक मैकेनिज़्म होगा जिसमें पाकिस्तान, अफ़गान तालिबान की हुकूमत, फिर जो बाकी मीडिएटर्स हैं, उनके लोग भी शामिल होंगे कि पाकिस्तान जो भी अगर शवायद देता है कि फ़लाँ जगह से ये हमला हुआ है, ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, फिर अफ़गान तालिबान ऑन ग्राउंड उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई करेंगे और फिर उस मैकेनिज़्म के ज़रिए उसको वेरीफ़ाई किया जाएगा। ये ज़ुबानी बातें नहीं होंगी कि ठीक है जी, हमने इतने बंदे पकड़ लिए हैं, ये कर लिया है। इस पर अफ़गान तालिबान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये एसेंशली जो पाकिस्तान की अपनी दाखिली ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसका बोझ जो है पाकिस्तान हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो हम नहीं मानेंगे। एक तो ये सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। दूसरा फिर पाकिस्तान ये भी कह रहा है, जो कदरे मेरे ख़्याल में आसान भी है अफ़गान तालिबान के लिए, कि अच्छा आपके बाकी कैपेसिटी के इश्यूज़ होंगे और बहुत से मसाइल होंगे। आप ये तो कर सकते हैं कि तालिबान के जो अमीर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, जिनके ऊपर टीटीपी ने और बाकी जो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप हैं बैत कर रखी है, वो एक फ़तवा जारी कर दें पब्लिकली और कह दें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी जो ग्रुप हैं वो दहशतगर्दी करते हैं, कार्रवाई करते हैं, वो गैर शरई है, वो नाजायज़ है। और वो ये तो जिहाद नहीं है। वो जिहाद नहीं है। वो उस पर भी वो बैक ट्रैक करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो तालिबान का अमीर जो है वो तो फ़तवे जारी नहीं करता। ये तो हमारा एक इदारा है, दारुल अफ्ता, जो फ़तवे जारी करता है और वो भी अगर फ़तवा जारी करेगा, अगर पाकिस्तान एक फ़ॉर्मल रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसमें भी ये गारंटी नहीं है कि वो फ़तवा वो जारी करेगा जो पाकिस्तान चाहता है। यानी कि वो तो अपनी असेसमेंट करेगा कि देखेगा कि और उसमें इसका मतलब है कि वो ये रूम भी छोड़ रहे हैं कि मेबी अगर आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं दे में से कि नहीं, ये तो बल्कि वो तो थ्रू अगर आप अफ़गान तालिबान से जो एसोसिएटेड मीडिया है ना, 2 तरह के, एक उनके स्टेटमेंट्स हैं पब्लिकली, एक उनके साथ जो मीडिया उनका प्रोपेगेंडा करता है। लेटली मैं एक आर्टिकल उनका पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो टीटीपी है ये तो एक सियासी एक एक मूवमेंट है और पाकिस्तान ने इनके साथ आज तक संजीदा से मुज़ाकरात नहीं किए। वो तो पाकिस्तान में एक शरई निज़ाम लाना चाहते हैं और उन्होंने ये कहा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर टीटीपी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मतलब ये बेसिकली थ्रू देयर मीडिया ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। तो गैप देखें कि पाकिस्तान ये कहता है कि टीटीपी इज़ नंबर 1 एनिमी, ये खारजी हैं, हम इनको बिल्कुल इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। अफ़गान तालिबान ऑन द अदर हैंड दे कंसिडर देम कि एक पॉलिटिकल फोर्स है जो क्योंकि रियासत के साथ उनके पाकिस्तानी रियासत के साथ उनके इख्तिलाफात हैं, पाकिस्तान उन्हें दहशतगर्द कहता है। तो इतना बड़ा जब गैप है, वो तो उसको प्रॉपर फिर एक फ्रीक के तौर पे पेश कर रहे हैं कि वो एक फ्रीक है पाकिस्तानी रियासत के साथ, और वो उसमें वो शरीयत चाहता है और ये शरीयत नहीं चाहते। लाइक वो तो उसको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उसको इस तरह से सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये वाला जो मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ा हमेशा हमारा कंसर्न रहा था कि हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है लोगों ने सेलिब्रेशंस मनाई थी जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे। लेकिन मैं भी उन लोगों में शामिल था जो ख़बरदार किया था कि ये टीटीपी एम्बोल्डन होगी। ये टीटीपी को एक शय मिलेगी कि अगर अफ़गान तालिबान ये कर सकते हैं, तो हम भी ये काम कर सकते हैं और वही हुआ। आज जो हमने बोया था वो काटा है। और इसमें मेरे ख़्याल में एक और जो बड़ा एक नुक्ता है ना कि हमारे यहाँ लोग जो जिस एक एक पॉलिसी को समझ नहीं रहे। जो बुनियादी फ़र्क है ना कि लोग कहते हैं कि जी हमारी ये क्यों हुआ है, अब इतनी टेंशन हो गई, अफ़गान तालिबान आ गए हैं, सारा मामला इतना ख़राब हो गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी 40-50 साल सिंस 1979 मोर और लेस जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, इस्टेब्लिशमेंट्स आई, एक ही तरह की पॉलिसी रही। हमने पहले जो ये क्या कहते हैं कि मुजाहिदीन थे, फिर बाद में अफ़गान तालिबान बन गए, इन्हीं के ऊपर तकिया किया, यानी कि पश्तूनों को, ख़ास एथनिसिटी लोगों को सपोर्ट किया। फ़र्क बुनियादी यहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे कि एक शख्स आता है जिसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। उसका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड था जिसको अफ़गान तालिबान पसंद नहीं करते। एज़ ए DGIS मुझे पता था कि जब आर्मी चीफ़ की तैनाती हुई थी, बिकॉज़ थोड़ा सा जो 9 महीने वो रहे थे, तो उसी वक्त ये दोहा मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो अफ़गान तालिबान को आइडिया था, क्योंकि शुरू में जो दोहा मुज़ाकरात शुरू हुए
तो उस वक्त DGISI थे। DGISI थे और पाकिस्तान ने ही मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को छोड़ा, इन लोगों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाए, अमेरिका के साथ बातचीत करवाई, फिर ज़ाहिर है दुआ आ गया, बाकी ममालिक आ गए, हमारा तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। बल्कि मज़े की एक बात है, इस हद तक हमारा इन्फ्लुएंस था, आज जो आपको अफ़गान तालिबान की काबीना में बहुत से वज़रा नज़र आते हैं, ये पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ISI के डिप्टी डायरेक्टर के लोग थे, उनकी मिन्नतें किया करते थे कि हमारी उनसे मिलने के लिए मिन्नतें किया करते थे, जो आज आपको नज़र आ रहे हैं। तमाम वजारतें इस हद तक मतलब उनकी पाकिस्तान के ऊपर रिलायंस थी। तो पॉइंट यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा था कि वो ये है कि पाकिस्तान का इस कदर इनके ऊपर जब तकिया था, तो जो मैं बात कर रहा था कि उसी वक्त से जो जनरल आसिम थे DGISI, वो अफ़गान तालिबान को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। उनका एक बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं। एक तासुर आम तौर पर ये है, इर्रेस्पेक्टिव बाकी जो पॉलिटिकल और जो पॉलिसीज़ हैं, आई मे हैव डिफरेंसेस, लोगों का ये ख्याल है कि ये जो कहते हैं ना कि फंडामेंटलिस्ट हैं, बट टू द कॉन्ट्ररी ही इज़ नॉट। बेसिकली जो जितनी बहुत सी इनिशियल भी मीटिंग्स हुई, कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स भी मिले या जो चीज़ें हैं, उनकी इनके बारे में असेसमेंट ये है, और कि उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जो मसाइल, बहुत से रीज़न्स होंगी, एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मज़हब के नाम पर यहाँ पर जो खिलवाड़ होता रहा है, इंतहा पसंदी, दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जो मज़हब का लोग नाम इस्तेमाल करते हैं, तो इन दैट काउंट वो अफ़गान तालिबान के बारे में उनका कोई तासुर कोई हमेशा से अच्छा नहीं रहा था। और जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो यहाँ पर भी बहुत से लोगों को शायद जो उनके मुखालफिन थे दुख हुआ था। अफ़गान तालिबान ने भी मातम मनाया था कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, कि ये ऐसा बंदा आर्मी चीफ लग गया है कि हमारे प्रॉब्लम होंगे। तो जो असल अब प्रॉब्लम ये है कि जो 40 साल की आपकी पॉलिसी थी, जो अफ़गान तालिबान पे आप तकिया कर रहे थे, हमारे यहाँ लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि पॉलिसी इंडिविजुअल ड्रिवन होती है, इंस्टीट्यूशनल नहीं होती। तो जो आर्मी चीफ कहता है वो पॉलिसी बनती है। तो मौजूदा जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल हैं, उनकी पॉलिसी ये है कि यार ये रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, चेंज दैट पॉलिसी। जो पॉलिसी हमने तब्दील की है, जो लेवरेज, जो बाकी चीज़ें हम कर रहे थे, वो जब ख़त्म की है, तो आज आप यहाँ पे पहुँच गए हैं और आपके इस नहज पे पहुँचे। अगर लेट सपोज उनकी जगह कोई और आर्मी चीफ बन जाता या कुछ और चीज़ें होती, तो मे बी वो बातचीत भी चलती रहती, अच्छा टक टुक भी चलती रहती, बाकी मामले भी चलते रहते। इस केस के अंदर अब लोग कहेंगे कि ये क्या पॉलिसी ठीक है, कि इस पॉलिसी को हमने अपना के पिछले अगस्त 2021 से लेके अभी तक अगर आप देखें, तो कुछ 4000 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, फ़ौजी अफसर भी हैं, जवान भी हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, एक अपराइज हुई है। तो इस पॉलिसी को हमने अडॉप्ट करके क्या किया? अगर हम प्यार मोहब्बत से उनके साथ चलते, तो क्या वो पॉलिसी ठीक थी? इसके बारे में 2 रायें हैं। एक राय ये है कि ठीक है, आप ये दहशतगर्दी भी एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी पड़ती है, थोड़ा टॉक्स कर लेते, कुछ लोगों को कन्विंस करते और मैनेज करते। लेकिन उस पॉलिसी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो एक बुराई की जड़ है वो तो रहती, कि यानी कि वो जो दहशतगर्द अपनी जगह पे मौजूद रहें। एक ऑप्शन ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता को बड़े वाक़यात ना हो, चलते रहें, चलता रहे। लेकिन वो मेन जो एक अज़दहा है, सांप अपनी जगह पे ज़िंदा रहे। दूसरा ऑप्शन ये है कि हेड ऑन जाएँ आप, तकलीफ़ बर्दाश्त करें, साल 1 साल आएँगे, अटैक्स होंगे, सब कुछ होंगे, एक ही दफ़ा इनको ख़त्म करें। इस वक्त जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी है कि कम वक्त में जो मर्जी होता है, बात नहीं करनी, प्राइस अगर पे करनी पड़ती, ऑलरेडी आपने 4000 लोग 2021 के बाद जाने गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अगर साल 1.5 साल और अगर फ़र्ज़ करें कि बड़े अटैक्स भी हो जाते हैं, ब्लैकमेल नहीं होना, क्रश देम। अच्छा कमरान, यहाँ पर 2 सवाल हैं मेरे, और दोनों इसी से जुड़े हुए हैं। एक, क्रश देम से मुराद सिर्फ TTP है या अफ़गान तालिबान भी हैं? दूसरा, कि आप जैसे कह रहे हैं कि कोई और आर्मी चीफ बनते तो हो सकता है वो टॉक्स भी करते और टुक टक भी चलती रहती। आपने जैसा कि बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर DGISI के ज़माने से एक इनके बारे में माइंड रखते थे, अब भी वो क्लैरिटी रखते हैं कि लाइक दे आर नॉट लाइक पीपल जिनके साथ हम इंगेज कर सकते हैं, या वो खारजी हैं, वो हाँ, ही इज़ वो कन्विंस्ड कि वो मुसलमान है ही नहीं वो। यस। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कभी ना कभी तो उन्होंने रिटायर होना है, ये तो नहीं होगा फिर कोई चीफ आएगा तो पॉलिसी हमारी बदल जाएगी? क्योंकि हम अगर अभी भी अगर KP में आप देखें, तो लोगों का जो असल जो मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में अगर हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात सुनने को मिलते हैं, वो कहते हैं यार हर आर्मी चीफ के साथ ये पॉलिसी बदलते हैं। राहील शरीफ के दौर में हमने अपने घर खाली किए, हमने कहा मारो इनको, इन्होंने मारा, ठीक है, ख़त्म किए। बाद वाले आए जनरल बाजवा, उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, वो वापस आ गए, अब वो हमारी फिर सरों पर सवार हैं, और फिर अब ये कहते हैं दोबारा ऑपरेशन करना है, हम फिर घर अपने खाली करें, अपने घर तबाह करवाएं। तो ये वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है KP के खुसूसन अवाम में कि भाई ये
आपके चीफ के साथ पॉलिसी बदल जाती है। ये कंसर्न मेरे ख्याल में वैलिड भी है। मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड नहीं है, इंडिविजुअल बेस्ड है कि कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी चीफ है उसकी जो मर्जी मंशा है तो उसके मुताबिक फिर चीज़ें अकॉर्डिंगली होती हैं। बट इसमें बिल्कुल एक रेलेवेंट सवाल है कि अगर ये आज हमारी जो पॉलिसी है कहीं कभी ना कभी तो कोई और आर्मी चीफ आएगा तो क्या वही पॉलिसी उसको वो कंटिन्यू रखेंगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक ओवरऑल मेरे ख्याल में पॉलिसी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है कि एक जो चीज़ है ना जो अफ़गानिस्तान मेरा ख्याल है कि और बहुत से हमारे मसाइल होंगे, इंडिया के साथ भी रहे जो चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जिस चीज़ ने हमें बर्बाद किया है ना, वो अफ़गानिस्तान ही है। अफ़गानिस्तान पे जो हमारी प्री ऑक्यूपेशन रही, एक पैरानोया रहा, अगर अफ़गानिस्तान का ये इशू वो इतना बड़ा ना स्ट्रेटेजिक होता, डेप्थ का हमारा वो जो दिमागी कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम उसने हमें बिल्कुल तबाह कर दिया है हमें। मतलब मेरे ख्याल में इंडिया ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमारा इस पे जो ऑब्सेशन है ना अफ़गानिस्तान को लेकर के, और सारी हमने एनर्जी अपनी जो कंज्यूम कर दी है, तो दैट इज़ वेरी मच क्लियर। तो लेट्स होप कि उसमें एक जो चेंज मुझे मतलब कुछ जो बात हो रही थी कि ये जिक्र भी होता है कि क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल है, कल कोई और आ जाए पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लोग वेस्टर्न बॉर्डर पे आपके सर्व कर रहे हैं या फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो अगर आप उन अफसरान से बात करें ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक इंडिविजुअल की ही पॉलिसी है, बल्कि वो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो वहाँ पे भी पेनिट्रेट की जो लोग बॉर्डर पे, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग हैं सर्व कर रहे हैं जिन्होंने सर्व किया है वहाँ पर, तो वो खुद कहते हैं उन्होंने अपनी जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है किस तरीके से अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की पीठ पे छुरा घोंपा है, किस तरीके से वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। तो वो जो एक आज यंग अफसर वहाँ पर बॉर्डर पे मौजूद है, जो अपनी आंखों से देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कल उसी betrayal ने, वो देख रहा है। जी जी, वो कल जब अफसर बनेगा तो डू यू थिंक कि जी वो उसकी पॉलिसी कोई बड़ी हमदर्दाना होगी? ऐसे लोगों के बारे में नहीं होगी। तो लेट्स होप कि ये जो पॉलिसी मेरे ख्याल में इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं कि इतना जो हार्ड लाइन लिया है, क्या इसको थोड़ा सा किसी और तरीके से भी चला जा सकता था? बट अल्टीमेट जो गोल है वो बिल्कुल ठीक है कि जो पाकिस्तान का, कि ये हमसे दो चीज़ें हैं ना, एक रियासत से गलती होती है, आप उस गलती को सुधारने के बजाय एक और ब्लंडर करते हैं। एक गलती हो गई है, आपने अफ़गान तालिबान के ऊपर तकिया किया था, वो अब आप का जो भी बेट थी वो कामयाब नहीं हुई। या तो ये है कि उसको कवर करने के लिए एक और गलती करें, दूसरा ये है कि ठीक है अपनी आप इस्लाह करें। और अभी जो एक कोशिश हमारी तरफ से हो रही है उसमें भी मुझे कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ ज़रूर है कि मसलन हमारे यहाँ भी ये एक मिसपरसेप्शन है, ठीक है, हमारी पॉलिसीज़ या ओवरऑल अगर आप देखें तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट अब जो अफ़गान हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और वो ब्लेम हमें करते हैं कि जी हमारी वजह से अफ़गानिस्तान का ये हाल है। ये भी खैर एक लंबी डिबेट है, बट सारे अफ़गान ऐसे नहीं हैं। मसलन सारे ऐसे अफ़गान नहीं हैं जो ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। मसलन मैं जब वीडियो वगैरह करता हूँ, सम टाइम आई गेट अ फीडबैक फ्राम दोज अफ़गान्स, हज़ारास भी हैं, उज़्बेक्स भी हैं, ताजिक्स भी हैं। उन्हें कहते हैं यार, जब आप कहते हैं कि तमाम जो अफ़गान जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये टीटीपी के हिमायती हैं, उन्होंने कहा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया करें। उन्होंने जी हज़ारा का या बाकी जो नॉन पश्तून एलिमेंट है उनका तो ड्यूरेंट लाइन कभी भी इशू नहीं रहा। इशू तो आपका जो पश्तूनों को आपने जो अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया, उन्हीं को आप सपोर्ट करते रहे, वही आपकी जड़ों में बैठे हैं। हम तो हमेशा पीस लविंग, हम तो हमेशा इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने एक सिलसिला भी शुरू किया हुआ है अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने का, कुछ अर्सा पहले भी यहाँ पर ये इस्लामाबाद में भी एक पार्क है, वहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी के लोग थे। ज़ाहिर है हज़ारा कम्युनिटी अफ़गान तालिबान के ने उनके ऊपर भी जुल्म किए, वो यहाँ पर बैठे हुए थे, उनको शायद वहाँ से उखाड़ दिया, भेज दिया। वो थोड़ी सी गलत पॉलिसी है। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो लोग जो मुस्तकबिल में आपके लिए जो टीटीपी के ख़िलाफ़ हैं, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं, तो सारों को एक ही ब्रश से पेंट ना करें। यहाँ पे थोड़ा सा हम ओवर डूइंग कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, करण भाई, मैं आपकी बाय द वे मैं इस बात में ही ऐड करते हुए मैं एग्री करता हूँ, जो हथियार उठा रहा है हमारे खिलाफ उसको तो क्रश कर देना चाहिए। देयर शुड बी नो टॉलरेंस। तो इस पॉलिसी के मुकम्मल मैं तो ये जो हार्ड लाइन ली हुई है ना, मैं इस पॉलिसी के मुकम्मल जैसे कहते हैं ना हमायत करता हूँ। लेकिन मैंने फिर वो एक चीज़ जो शायद मैं सही तरह से पूछ नहीं पाया, वो ये कि जो क्रश दम का वर्ड है, जो हमारी पॉलिसी है, वो सिर्फ टीटीपी तक है कि लाइक अगर टीटीपी को अफगान तालिबान भी वो सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनके भी ऑल आउट जाएंगे, उनके अगेंस्ट भी लाइक वी विल क्रश देम एज वेल। उसमें मेरे उनकी ख्याल में लीडरशिप को भी हम निशाना बनाएंगे। अफ़गान तालिबान के पास चॉइस है, ठीक है, कि वो क्या करते हैं। अगर तो पाकिस्तान के साथ ताउन करते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है, फिर तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। अगर ताउन नहीं करते तो पाकिस्तान की, अगर आप देखें
पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है, लाइक टीटीपी या कोई और ग्रुप, उसका जो हिमायती भी है वो भी हमारा दुश्मन है। अगर आप पाकिस्तान का अब नैरेटिव देखें, फिर मेरी पाकिस्तान के बड़े एक सीनियर एहलकार से बात हो रही थी, तो ओवरऑल भी मैंने बात की कि जो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि जो अफ़गानिस्तान में अंदर भी जाके कार्रवाइयाँ करता रहा है, एक लगता है कि इंटरनेशनली कोई रिएक्शन नहीं है किसी की तरफ से, यानी कि उन्होंने कहा जी रिएक्शन क्यों आएगा, एक तो नंबर वन ये कोई लेजिटमेट गवर्नमेंट थोड़ी है, नंबर टू जो आपने बात की ना क्रश करने की, उन्होंने एक हिंट भी दिया है, उन्होंने कहा कि ये जो अफ़गान तालिबान के बेशतर लोगों के ऊपर तो आज भी पाबंदी है, उनके ऊपर हेड मनी है, यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, सो दे इफ़ वी वांट दे आर लेजिटमेट टारगेट, यूएन की लिस्ट के मुताबिक। मतलब लेजिटमेट टारगेट है कि दे आर डिक्लेयर टेररिस्ट। तो अगर हम अपनी सिक्योरिटी और सलामती के लिए इफ़ अगर सिचुएशन वहाँ पे आती है तो वी कैन ऑल्सो टारगेट देम। तो इसमें आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन अफ़गान तालिबान। अब जो एक पिछले यानी कि अक्टूबर में जो टेंशन जब बढ़ी थी तो मैंने उस पर वीडियो भी की थी। देखें अफ़गान तालिबान के लिए जो पब्लिकली तो वो अपनी पोस्टरिंग करते हैं, बट उनको पता है कि कितना साइकोलॉजिकली डेंट पड़ा है कि जब पाकिस्तान ने काबुल में जाकर वहाँ पर हमले किए, और जो मेरी इतलाएँ एंड कंफर्म्ड बाय थर्ड सोर्सेज नॉट पाकिस्तानी सोर्सेज, वो पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट थी। वो नूर वली मसूद बाल बचा, उसकी गाड़ी को बिल्कुल हिट हुआ, वहाँ पर BLA का कोई गेस्ट हाउस था वो भी हिट हुआ। अब वो अफ़गान तालिबान को बहुत बड़ा धचका लगा है कि चलें बॉर्डर एरियाज़ में तो पाकिस्तान करता रहता है, तो अब उनको ये पता चला है कि पाकिस्तान उस लेवल पे चला गया है कि उनकी विल भी है, कैपेसिटी भी है। फिर आपने कंधार में जो उनका स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहाँ पर बताया जाता है कि मुल्ला उमर का पुराना घर था, वहाँ पे कोई ट्रेनिंग वगैरह अब होती है, उसको भी पाकिस्तान ने हिट किया। एक उसामा बिन लादेन पार्क है, पाकिस्तान ने उसको भी हिट किया। मतलब ये सिंबॉलिक है पाकिस्तान क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं यस। कि आप जो चीज़ें जो सारी कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल है कि अगर अफ़गान तालिबान कोऑपरेट नहीं करते तो फिर वही कहते हैं कि जो कोलैटरल डैमेज में फिर अफ़गान तालिबान है, फिर उनको भी पाकिस्तान में भी इवेंचुअली निशाना बनाएगा। और निशाना ना भी बनाया तो जो उसकी जो कॉस्ट है, जो इम्प्लिकेशन है, देखें जो अफ़गान तालिबान है ना वो एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि जो सेनर अफ़गान है ना, जो अफ़गान तालिबान के हक़ में भी नहीं है, उनको भी पता है कि कोई भी हिस्टोरिकली कोई भी गवर्नमेंट जिसके पाकिस्तान के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे हों, उसकी सर्वाइवल इतनी आसान नहीं रहती। अब पाकिस्तान अगर आप कॉस्ट देखें ना, पाकिस्तान के लिए क्या कॉस्ट है कि आप अफ़गान तालिबान TTP को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। ये दहशतगर्द नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, इस्लामाबाद में उन्होंने हमला किया, इधर उधर कर देंगे, लेकिन ये कोई रन थ्रू नहीं कर सकते कि इस्लामाबाद में चढ़ जाएंगे पूरा मतलब पाकिस्तान के लिए TTP को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो वो अफ़गान तालिबान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और ये बात अफ़गान तालिबान के अंदर ऐसा नहीं कि सारे एक ही तरह सोचते हैं। जो समझदार लोग हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम ये अगर टक्कर ले रहे हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज, और एक ये नहीं कि पाकिस्तान को जाके वहाँ पर इन्वेड कर देगा। आपने बॉर्डर बंद किए, ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। वो जितना मर्जी कह लें कि जी मुतबादल ढूंढ लें, सब कुछ कर लें, वो बेचारे जो ताजर हैं, आम फार्मर है, 25 करोड़ सबसे बेहतरीन मंडी उनकी यही है, ठीक है, अब उनके सामने वो बोल नहीं सकते। एक उनकी इकॉनमी का साइज़ इतना बड़ा है नहीं, ऑलमोस्ट 40% जो उनकी बरामदात हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, वो अब बंद है, और वैसे ही उनके ऊपर सेंक्शंस हैं, डॉलर्स वहाँ पर इतने हैं नहीं। तो यही जो इकनॉमिक जो प्रेशर है ये इतना ज़्यादा है कि उसी के अंडर ये क्रम्बल कर जाएंगे। और ये भी पाकिस्तान की शायद एक स्ट्रेटजी है कि इतना उनके ऊपर कॉस्ट इतनी आप रेज़ करें कि उनको समझ आ जाए। तो मेरे ख्याल में अफ़गान तालिबान, बट ओवरऑल जो मेरा अपना जो असेसमेंट है, या हम कुछ ऐसे ऑप्शंस भी बाय द वे देख रहे हैं कि जो कुछ हफ्तों पहले एक पिक्चर भी आई थी DSI लेफ्टिनेंट नासिम मलिक साहब की, वो ताजिकिस्तान गए हुए थे और ताजिक सदर से मुलाकात कर रहे हैं। और ताजिकिस्तान शुरू से एंटी तालिबान रहा है 90s से, और आज भी जो एग्ज़ाइल में बहुत सी जो शुमाली इत्तेहाद की लोग हैं वो ताजिकिस्तान में या ताजिक नजाद ही हैं। तो क्या हम ऐसे ऑप्शंस भी देख रहे हैं कि कोई प्रॉक्सीज वगैरह फिर जैसे, देखिए इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पब्लिकली अनाउंस करके तो नहीं करेगा, लेकिन होता ही है कि पोस्टरिंग आप ज़रूर करते हैं, ठीक है। और ताजिकिस्तान बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ये वो वाहिद रियासत है जो हमेशा अफ़गान तालिबान के मुखालिफ रही है। और वो वाहिद रियासत थी, जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने खुल के उनकी मुखालफत की। इनफैक्ट हाल ही में 2 ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि अफ़गान साइड से ड्रोन हमले हुए हैं जिसमें 5 चीनी वर्कर मारे गए हैं, और उससे दोबारा वो टेंशन उभरी है। तो आम तौर पर इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई एक्चुअल ग्राउंड पे क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा एक पोस्चरिंग होती है, एक मैसेजिंग होती है, ओके
आपके पास ये ऑप्शन है। कुछ उसको लोग इससे भी लिंक करते हैं कि वाखान कॉरिडोर का बड़ा जिक्र होता है, क्योंकि वाखान एक जो राहदारी है, 4 मुल्क लगते हैं, एक तरफ चीन है, अफ़गानिस्तान है, फिर एक तरफ पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो कुछ जो हमारे यहाँ ये भी डिबेट होती है कि अच्छा, जैसे हमें सेंट्रल एशिया तक रसाई अफ़गानिस्तान के ज़रिए चाहिए, और अफ़गानिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात हमारे ख़राब हैं, यानी कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड मुतासर हो रही है, तो हमारा जो सेंट्रल एशिया के साथ थ्रू अफ़गानिस्तान ट्रेड है वो भी मुतासर होगी। आगे हमारा किनू जो है ख़ास करके सेंट्रल एशिया में थ्रू अफ़गानिस्तान जाता था। तो एक डिबेट ये भी होती है कि जो वाखान राहदारी है, तो जो ताजिकिस्तान है वो 30-40 किलोमीटर ही दूर है वहाँ से, दो कि बड़ी इनहॉस्पिटेबल ट्रेन है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए और डायरेक्ट अफ़गानिस्तान को बाईपास करके पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल कर सकता है, बाईपासिंग अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के ज़रिए, और जो कार्ड है सपोज़ अफ़गानिस्तान के पास वो भी ख़त्म हो जाएगा जी हमारे ज़रिए आप। बट ये बातें होती हैं क्योंकि आफ्टर ऑल These are all the options. पब्लिक जो हमारी पोजीशन है कि नहीं, वो अफ़गानिस्तान की जो ऑब्वियसली सॉवरेन कंट्री है, टेरिटरी है, तो ऐसा नहीं है। और फिर उसमें चीन भी शामिल है, तो चीन के बगैर तो वो मुमकिन नहीं है। बट ये मैसेजिंग जो है ज़रूर होती है, क्योंकि जब ये बातें जब भी होती हैं वाखान कॉरिडोर, इससे पहले जब बात हुई थी तो उनके वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब वहाँ पर पहुँच गए थे। डर तो उनको भी है कि जी एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। फिर लेटली जब दोबारा ये ताजिकिस्तान वाला आपने जिक्र किया, तो फिर जब जिक्र आया तो उनके जो आर्मी चीफ़ हैं अफ़गान तालिबान के, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तस्वीर उन्होंने जारी की कि नहीं जी, जैसे बताने के लिए कि इधर हालात कंट्रोल में, तो डर उनको भी है कहीं ना कहीं। तो जो आप बात कर रहे थे, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त जो रीजन के जो कंट्रीज़ हैं, जो की प्लेयर्स हैं इस मामले को लेकर के, डेफिनेटली उनको भी ऑन बोर्ड ले रहा है। वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम ममालिक जो तालिबान के मुखालिफ हैं, उनको भी ऑन बोर्ड कर रहा है। जो मेरा अपना मेरे ख्याल में असेसमेंट है, जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो चीज़ें हैं, मैं ये कह भी चुका हूँ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की जो आप कहते हैं ना कि तलाक अगर नहीं हुई तो सेपरेशन हो चुकी है, और बाकी फॉर्मेलिटी रह गई है। मुझे ये लगता है कि ये मुआवजा ही होगा कि पेपर भिजवाने हैं अब, मुआवजा ही होगा। मतलब वो होता है ना कि आपने इन राइटिंग तलाकनामा भिजवाना है बस। बस करना है कि जब तलाक होने से पहले सेपरेशन हो जाती है ना कि हाँ। इकट्ठे आप नहीं रह रहे, फिर बाद में करते करते वो पता चल जाता है कि जी एक दिन आपने वो फॉर्मेलिटी भी, वो लेटर भी आ गया जी आपको, अब आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब आपकी पॉइंट ऑफ assessment नो में रिटर्न पे चीज़ें, जितने मर्जी ममालिक मीडिएशन की कोशिश कर लें, ये एक मतलब मेरा क्लोज चैप्टर है अब। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरी जो अपनी असेसमेंट है, जो चीज़ें होती हैं ना, कहते हैं ना हिस्ट्री इज़ द बेस्ट गाइड, या जो ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी को ऑफिशियल खुल के ये बात करते हैं, बट ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं या ओवरऑल एक सेंटिमेंट पकड़ते हैं या असेसमेंट आपकी होती है ना, तो चीज़ें मतलब मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट को अफ़गान तालिबान के मौजूदा सूरत हाल में रिवाइव करना, मुझे तो बिल्कुल उसके कोई इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जितने भी कोशिशें होती रहें, इवेंचुअली आई थिंक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये मामलात कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ही जा रहे हैं। कमान के हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में ये एहसास पाया जाता है, या ये पछतावा है जो 2001 से लेके 2021 तक हमने कहीं ना कहीं खामोशी से इन अफ़गान तालिबान को मौका भी दिया कि ये हमारे यहाँ शेल्टर लेते, और फिर यहाँ से अफ़गानिस्तान में अपनी जारी रखते इन हमलों को, और वहाँ से अपनी वापसी का उन्होंने रास्ता बनाया। तो वो जो हमारी 20 साल पॉलिसी थी, क्या हमें आज रिग्रेट है कि हमने गलत, वो जो कहती थी हिलरी क्लिंटन, अगर आपको याद हो 2011 में उन्होंने पहली दफ़ा कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो सिर्फ हमसाये को नहीं काटेंगे, आपको भी डसेंगे। आपको भी डसेंगे। तो क्या आज हमें वो एहसास है कि वो सांप हमने गलत पलने दिए, अगर पाले नहीं भी तो पलने दिए इधर? देखें, मेरे ख्याल में बिल्कुल एहसास है। अगर एहसास ना होता तो ये पॉलिसी शिफ्ट ना होती। सिर्फ फ़र्क ये है, मुझे 1-2 हफ्ते पहले भी जो DGISPR की एक ब्रीफिंग थी, और उनसे मुख्तलिफ सवाल हुए। फिर मैंने भी उनसे सवाल किया कि वो जो अफ़गान तालिबान को लेकर के कि अब हम जब इस तरह की वर्ड यूज़ करते हैं जी, परवर्टेड उनकी आइडियोलॉजी है और ये है और वो है, तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरे ख़्याल में जो रियासतें होती हैं बाज़ दफ़ा गुड इंटेंशन के साथ भी गलतियाँ कर लेती हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये जो हमने बोया था वो हम काट रहे हैं? मैंने कहा मेरा सवाल ये है कि हम एक गलती हमसे हुई है तो पब्लिकली इसको ऑन कर लें कि येस वी मेड अ मिस्टेक, उसमें क्या हर्ज है। लेकिन अगेन उन्होंने कोई घुमा फिरा के वो नहीं, ये वो, मतलब हर दौर के हिसाब से जो पॉलिसी होती है, मतलब पब्लिकली उसको आके वो एडमिट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप आर्मी चीफ की तकरीरें देखें,
ओवरऑल बात देखें तो उन्होंने ये कहते हैं ना कि जब कहा कि जिस तरह कुरान में भी है कि एहसान का बदला एहसान होता है, तो भाई अफ़गान तालिबान से तो हमारी यही तवक्को थी कि अगर एहसान क्या मतलब है कि जब अमेरिका ने इन पे हमला किया, हमने इनके लोगों को, इनके ख़ानदानों को अपने यहाँ पनाह दी, इनको सपोर्ट किया, और हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि, और एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पाकिस्तान का यही ख्याल था, अगर जो भी हमारे पॉलिसी, बेशक वो एक नाइव हों या उनका कोई इतना विजन नहीं था, उनका यही था कि ओवरऑल हम टू फ्रंट सिचुएशन फेस ना करें, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ गर्म रहे, और एक ऐसी काबुल में फ्रेंडली गवर्नमेंट हो कि जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको वो एड्रेस करें। और हमारा क्या इंटरेस्ट था कि वो टीटीपी है, और अफ़गान तालिबान ने अपनी, आप कह सकते हैं कि हठधर्मी की वजह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में लूज़ कर दी है। अगर वो टीटीपी वाले मामले को अच्छे तरीके से हल कर लेते, मेरा ख्याल है कि आज अफ़गान तालिबान की रिकग्निशन भी हो जाती पाकिस्तान की वजह से, आज अफ़गान तालिबान को जो जिन मसाइल का सामना है वो भी ना करना पड़ता, और आज अफ़गानिस्तान के लिए हालात बहुत बेहतर होते। लेकिन उन्होंने इंतखाब किया टीटीपी का, और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोग तनकीद भी करते हैं कि जी हमारी ये पॉलिसी जो कि जी ये पॉलिसी ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत मौके दिए हैं, मेरे ख्याल में बहुत मुज़ाकरात 4 किए। साल तो मौका ही दिया देखिए हमने। शुरू में मैं बल्कि आपके साथ ख़बर भी शेयर कर देता हूँ कि जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आ रहे थे, जब काबुल फॉल हो रहा था, बिल्कुल एक केओस था, ठीक है? उस वक़्त एक बड़ी मीटिंग हुई, उसमें आईएसआई के सरबराह जनरल फैज़ थे, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर हुआ, और एक जब वैक्यूम था ना, तो वहाँ पे डिबेट हुई कि ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि ये जो कम से कम टीटीपी के वहाँ पे लोग बैठे हों, हाई वैल्यू टारगेट, तो इनको इस हल्ले में ना अब एलिमिनेट कर दें, क़यादत को मार देंगे, उसके बाद जो बाकी लोग बच जाएंगे, ठीक है, उनके साथ फिर बातचीत करके पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेंगे। तो जो मेरी जो एक इंप्रेशन होगा कि उस वक्त खाना जंगी के उसमें वो फारिग फारिग हो गए हैं और आपके पास एक वैक्यूम है। हम्म। तो जो मेरी मतलब मालूमात हैं कि वहाँ पे उस प्रपोज़ल को शूट डाउन कर दिया गया, और उस वक्त के आईएसआई के सरबराह ने कहा कि हमें अफ़गान तालिबान के लिए, अभी वो इक़्तिदार में आए हैं, उनके लिए मुश्किलात नहीं खड़ी करनी चाहिए। यानी कि जनरल फैज़ ने पाकिस्तान, कहा। जी, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको आपने पीछे, उन्होंने कहा कि अगर इस मौके पे करेंगे तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, तो ये टीटीपी वाला मामला कोई इतना बड़ा नहीं है, इसको हम टैकल कर लेंगे। अफगान तो तालिबान ने रिफ्यूज अपॉर्चुनिटी, कर दिया, डीजीआईएस ने कहा कि ठीक है, इनके लिए नहीं मुश्किलात नहीं, ना हो। अफ़गान तालिबान से तो पहले उस वक्त किया नहीं, बात ये हो रही थी कि अभी तो अफ़गान तालिबान पूरी तरह इक़्तिदार में नहीं आए थे ना, किसी के पास भी गवर्नमेंट नहीं थी, तो हमारे लोग तो वहाँ पर इंटेलिजेंस मौजूद थी, मतलब एक ऑप्शन था कि अच्छा, इस हमारी इंटेलिजेंस इनकी नहीं, हमारे जब देखें ना, अफ़गान तालिबान तो अभी जब आहिस्ता आहिस्ता वन आफ्टर दी अदर मुख्तलिफ जो वहाँ पे प्रोविंसेस थे फॉल हो रहे थे, और अशरफ गनी भागने के चक्कर में थे, बिल्कुल एक कोई गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं थी, तो हमारे लोग, ज़ाहिर है कि इंटेलिजेंस थी उनके पास, तो एक ऑप्शन था कि ये बेहतरीन मौका है कि जो भी, देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े इनकी टीटीपी की लीडरशिप है, इनको फड़का दो, ठीक है, और ताकि ना हमारा काम आसान हो जाएगा। तो उस वक्त इस प्रपोजल को इसलिए शॉट डाउन कर दिया कि ये अभी अफ़गान तालिबान, किसकी तरफ से शॉट डाउन किया गया? मैं डीजीआईएसआई की बात करूँ जो मुझे पता फैज चला। हमीद नहीं, खुद जी जी, खुद शॉट डाउन मतलब किया। जो भी जो उस वक्त मीटिंग अच्छा, हो रही जहाँ थी तक मैं उसमें समझ पाऊँ, तो उस मीटिंग में उनको ये प्रपोजल पेश किया गया और जो उन्होंने उस डिस्कशन देखें, प्रपोजल को शॉट डाउन जब कर दिया। डिस्कशंस होती हैं ना, मुख्तलिफ जी। डिस्कशंस हो रही थी ना कि इस अब मौके के ऊपर हम, ज़ाहिर है कि अब अफ़गान तालिबान आ रहे हैं और ये वहाँ पे पता भी था कि टीटीपी के लोग मौजूद हैं, तो क्या हमें करना चाहिए। तो आप जब ज़ाहिर है कि टेबल के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस रखते हैं, तो ये एक ऑप्शन आया था कि हम इसी हल्ले में ना कम से कम टीटीपी की जो मेन क़यादत है इसको तो उड़ाते हैं, और उसके बाद फिर बाकी जो बच्चे कुछ होंगे उनको टैकल कर लेंगे। तो उस वक्त ये जो मुझे ज़राए ने बताया कि ये अल्फाज थे कि नहीं, वो तो अफ़गान तालिबान के लिए मुश्किलात हमें नहीं खड़ी करनी चाहिए, टीटीपी को बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम टैकल कर लेंगे। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी थी। फिर मैं जो बात कर रहा था कि हमने ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं किए। इमरान खान के दौर में आपने हालांकि नूर वली महसूद और हाफिज़ गुल बहादुर के साथ डायरेक्ट तक बातचीत की। फिर इवन के जो हुकूमत तब्दील हुई उसके बाद भी पाकिस्तान ने कोशिश की, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो इस्टेब्लिशमेंट तब्दील हो गई, उनका हार्ड लाइन स्टांस था, और हमारे से भी गलतियाँ हुई। मैं ये भी बताऊं कि आई थिंक फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पीडीएम की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान का एक वफ़द गया था, उसमें उस वक्त डीजीआईएसआई जो इससे पहले वाले डीजीआईएसआई थे, लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम, जी जी जी, उनके साथ ख्वाजा आसिफ भी थे, उनके साथ सादिक साहब भी थे, पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं, और वहाँ पर वो मुल्ला अखुन जो उनके अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिले थे। और मुझे उस वक्त जब बताया कि जो ज़ाहिर है कि वो पहले मुज़ाकरात थे पिछली इस्टेब्लिशमेंट
के बाद जो नई इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे या पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो गलतियां हमारे से भी हुई हैं। तो उन्होंने जब बताया कि उन्होंने कहा कि आपके तो जो पहली जो इस्टेब्लिशमेंट थी या जनरल फैज़ इन्वॉल्व, वो तो बहुत सी चीज़ें कमिट कर गए थे, आपने तो अब हमारा कसूर क्या है? मसलन उन्होंने कहा जी 90% तो काम आपने कहा कि ठीक है हम इन लोगों को वापस भी ले लेंगे, और शायद कहीं ना कहीं कि जो जो साबका कबायली इलाके हैं उसका भी कोई ना कोई स्टेटस बहाल कर देंगे। स्टेटस बहाल करके, या जो कोई अरेंजमेंट है लूज सा, जो है टीटीपी को वहाँ पे आने देंगे हम। तो उन्होंने कहा कि आपने खुद जब टीटीपी को गवर्न करने देंगे या इस तरह का कोई चीज़ें थी, देखें टीटीपी का जो मुज़ाकरात टूटे थे ना, बाकी चीज़ें तो हो गई थी। वो अफ़गान तालिबान भी वो चाहते थे कि साबका कबायली इलाकों की हैसियत बहाल हो के वो जो पहले जो निज़ाम था ना कि वहाँ पे ये टीटीपी वाले लोग हथियारों के साथ वापस आएँ और इधर ही उनका कम से कम कंट्रोल उन लोगों का ही वहाँ पे हो, कोई इस तरह की वो चीज़ करना चाह रहे थे। तो ये मुझे बड़े एक सीनियर बंदे ने बताया, उन्होंने कहा हमारे तो होश उड़ गए कि ये क्या मतलब कमिट करके आए हैं। तो गलतियाँ हमारी तरफ से भी हुई कि अफ़गान तालिबान कहते हैं अब हमें ब्लेम करते हैं, पहले आपकी जो लोग बात करके गए थे वो तो बहुत सी चीज़ों पे अग्री कर गए थे कि ठीक है इस तरह से हम कर लेते हैं। खैर उससे आगे फिर बाद में भी हमने मुज़ाकरात, इवन ये जो करंट टेंशन जब दोबारा बढ़ी है उससे पहले अगर आप देखें तो अगर पिछले 3 सालों में एक विज़िट भी नहीं हुआ था अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का, तो 3 महीनों के अंदर अंदर 3 विज़िट कर दिए इसहाक डार ने, ठीक है। और अगेन उसमें मौका दिया, वो जॉइंट कमीशन जो बना हुआ था वो भी मिला, उसमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक भी हुआ, पाकिस्तान को ये लगा भी कि शायद चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो इस नहज पर अगर हम पहुँचे हैं तो इस वजह से पहुँचे हैं कि हमने बहुत मौके दिए, और अब ये रियलाइजेशन है कि इनके साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इवेंचुअली इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना है, वही ये बातें करते हैं। मतलब पब्लिकली वो नहीं मानते कि टीटीपी जहाँ पे है, प्राइवेटली ये कहते हैं कि यार बेस्ट ये है कि आप इनके साथ ना बातचीत कर लें, हम आप वो फैसिलिटेट करवा सकते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि कम वक्त में इनके साथ बातचीत नहीं होगी, विच आई बिलीव इज़ द करेक्ट पॉलिसी कि आप I agree. दहशतगर्दों के साथ क्यों बात करेंगे। वो हमारे लोग हजारों लोग ये भूल जाते। फौजी बेटों, सिविलियन बेटों, पुलिस एहलकार बेटों का खून है इनके हाथों और पर। दूसरा I would like- दूसरा एक और जो हमारे यहाँ लोग समझते नहीं है ना, गलत कंपैरिजन करते हैं, कहते हैं जी देखिए अफ़गान तालिबान ने भी तो, अमेरिका ने भी तो अफ़गान तालिबान के साथ बात की है। फ़र्क बुनियादी तौर पर ये है कि अमेरिका एक ऑक्यूपाइंग फोर्स था, Yes. ठीक है, और उसने चले जाना था, उसने अपना निगोशिएट करके चले जाना था। पाकिस्तान जो है वो अपने, ये नहीं है कि पाकिस्तान एक एस्टेब्लिश्ड कंट्री है, एक दूसरा ग्रुप एक जत्था इम्पोज आके करना चाहता है। पाकिस्तान की पोजीशन में और टीटीपी कोई कंपैरिजन नहीं है उस तरीके से कि आप दोनों को एक फरीक समझ बैठें। बिल्कुल वो पिछली जो हमारी गवर्नमेंट है या एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने ये ब्लंडर किया कि जब आप ने नूर वली महसूद के सामने बैठ के उनको एक लेजिटिमेसी दे दी, ठीक है ना, तो ये लोगों को भी आपने फर्क उनको नहीं, फ्रीक मान लिया। ये लोगों को भी फर्क समझ नहीं आता। तो ये गलत कंपैरिजन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने किसी और जगह पे जाके कब्जा नहीं किया हुआ कि जिसमें वहाँ पे लोग जो ना अपराइजिंग हुई है और पाकिस्तान ने जो फोर्स ने एक दिन चला जाना है। हम तो अपना जो मुल्क है उसकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए, उसका जो दिफा है उसको मजबूत करने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, और ये भी मेरे ख्याल में अल्टीमेटली कोई टीटीपी एक ये इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं ना, इनकी एक लाइफ होती है, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप इमेजिन करें एक जो खुद को हमलावर है उसको बनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो रियासतें हैं, और हम देखें इतना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं ना, 4,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, एंड स्टिल आई थिंक पाकिस्तान की स्टेट की कैपेसिटी है कि वे कैन बेयर मोर लॉसेस, लेकिन जो उस तरफ लॉस है वो कहीं ज़्यादा है, और अल्टीमेटली वो मैन पावर भी ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके लिए फिर थोड़ा आपको क्या 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 कहते हैं कि सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करें और उनकी मतलब कोई भी मुल्क, कोई भी पाकिस्तान में वो डिक्टेटरशिप हो, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर गवर्नमेंट हो, क्या आप अपनी जो टेरिटरी का 1 इंच भी कह देंगे कि इनको आप दे दें? कैसे हो सकता है ये? बिल्कुल, और स्पेशली जिनके हाथों पर हमारा खून हो, हमारे एपीएस के मासूम बच्चों से लेके हज़ारों फौजी बेटे, हमारे सिविलियन, पॉलिटिशियन, मियाँ इफ्तिखार साहब का बेटा, बाकी बलोर ख़ानदान सारा, ठीक है, हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो, इतने लोग खून, हम वो सब कुछ सरेंडर कर दें कि ठीक है आप एक फ्रीका हैं, वो ट्राइबल एरिया लें। आई एग्री विद दिस पॉलिसी। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं, हम अफ़गानिस्तान से आगे बढ़ते हैं। हमारी इंडिया से 4 रोज़ा जंग हुई। मुझे ये बताइए कि ये जंग कितनी सिग्निफिकेंट थी और कितना बड़ा सेटबैक थी इंडिया के लिए। क्या इंडिया हमें असेस करने में नाकाम रहा कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं?
या कोई हमें बाकी कोई गैबी मदद होगी कि हमने कोई मुआवजा कर दिखाया कि इंडिया को हमने। अच्छा, इस पर जब ये जंग के बाद जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, तो उसमें मैंने लिखा था, टाइटल था उसका कि इंडियाज़ कारगिल मोमेंट। ये जो और थोड़ा सा मैं हिस्ट्री कारगिल मोमेंट क्यों कहा, जब 1998 के एक्सप्लोजन्स न्यूक्लियर ताकत बन गए दोनों मुल्क, तो हमारे यहाँ कुछ जर्नलों को और मुशर्रफ साहब को ये ख्याल आया कि अब तो फुल फ्लैज वॉर हो नहीं सकती, हमारे पास न्यूक्लियर बम तो न्यूक्लियर है, तो ऐसा करते हैं कि वो जाके ना वहाँ पे पहाड़ी पे कब्जा कर लेंगे और इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा और मामला ख़राब हो जाए, मतलब हम जो है ना वो एक स्ट्रेटिजिक एडवांटेज होगा। वो बहुत बड़ा ब्लंडर और मिस कैलकुलेशन, एक तो उसमें फिर जो हमें सेटबैक मिला, ह्यूमिलिएशन हुई अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे बड़ा उसका सेटबैक हुआ ना, वो ये था कि एक डिटेरेंस, अगर आप किसी भी फॉरेन पॉलिसी के लोगों से बात करें, रिटायर्ड जनरलों से बात कर लें, दे वुड एग्री विद दिस, कि जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे उसी के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए थे, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि अब जंग नहीं हो सकती। लेकिन वो मिस कैलकुलेशन करके हमने, वी हैड गिवन इंडिया अपॉर्चुनिटी कि डिस्पाइट कि हम दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, न्यूक्लियर मुल्क होने के बावजूद अंडर दैट थ्रेशोल्ड दोनों मुल्कों के दरमियान एक लिमिटेड वॉर हो सकती है। वो डिटेरेंस हमने लॉस किया। अब इंडिया का ये कारगिल मोमेंट क्यों था? इंडिया का कारगिल मोमेंट इसलिए था कि इस लड़ाई से पहले, ये जो 4 रोज़ा लड़ाई है, तासुर ये था कि नंबर 1, और इसमें फैक्ट था, इंडिया आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है ग्लोबल, अगर आप उसकी स्टैंडिंग देखें वो कहाँ पे खड़ा है। पाकिस्तान का ऑन दी अदर हैंड कंपैरिजन करें, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, इंटरनेशनल आइसोलेशन, इवन आपके जो दोस्त ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वो तब आपको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। और इम्प्रेशन इंडिया में ये था और बाकी दुनिया में भी ये था। और फिर पिछले 15-20 सालों में जिस तरीके से अमेरिका और इंडिया इत्तेहादी बने, जिस तरह की सपोर्ट उनको दिफाई मिली, जिस तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास थी, तो तासुर ये था कि इंडिया जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा तो इट वुड बी लाइक अ केक वॉक, तो हमेशा से एक हेजेमनी इस्टेब्लिश हो जाएगी, जब दिल करेगा इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। वो उन्होंने कहा कि बस ये तो अब पाकिस्तान, और फिर उनको ये भी ख्याल आया कि पाकिस्तान क्योंकि इंटरनली पॉलिटिकली बहुत वीक है, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, इकोनॉमी इनकी स्ट्रॉन्ग है नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम टू हिट। अब वो जो उन्होंने काम किया उसमें अब गायबी मदद क्या है, गायबी मदद जो भी है, बट आई थिंक उसमें एक जो फैक्टर है, ये लोग मानेंगे कि फ़र्क पड़ता है कि आपकी लीडरशिप का एक क्लैरिटी का, जो मौजूदा जो फ़ौजी क़यादत थी, एंड आई थिंक उसमें मैं अपने लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आउटसाइड जो अमेरिका में बाकी लोग जो क्लोजली देख रहे थे, ये जो जनरल आसिम मुनीर की क्लैरिटी थी ना, उन्होंने कहा जितना जो कुछ है जेब में उड़ा दो, देखा जाएगा। मतलब ये अनलाइक, मैं ये भी आपको बता दूं, जब बालाकोट वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हमने टाइम लिया, और एक टाइम के ऊपर वो पहले सुना है कि इतना इस्टेब्लिशमेंट हमारी, कोई जनरल बाजवा थे, वो कहते थे कि बगैर ही कुछ लड़ाई के काम हो जाए तो बेहतर है, हमें ना रिस्पॉन्ड करें। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब एक ब्रीफिंग मैंने अटेंड की थी जब ये हुआ, और फिर जब हमने जहाज़ गिरा दिया उसके बाद, तो वहाँ पर एक 3 स्टार ने क्या कहा था, उसने कहा कि शुक्र है कि ये चलो इज़्ज़त हमारी रह गई है, वरना अगर ये जंग 4 दिन और रहती तो उन्होंने जेब पॉकेट्स में हाथ डाल के ऐसे किया, उन्होंने कहा कि हमारी जेब में तो कुछ भी नहीं है, हम 4 दिन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस दफ़ा ये फ़र्क था कि यार 4 दिन है या 5 दिन लड़नी है तो जितने हैं चला देंगे, जो भी है। वो जो क्लैरिटी थी ना, और उस सम टाइम ये होता है ना, कहते हैं, मेरा भी मानना है कि ब्रेवरी जो होती है ना, बहादुरी, ये नहीं होती कि आपके पास कितने हथियार हैं, कितनी चीज़ें। ब्रेवरी सम टाइम कहते हैं आपने प्रिटेंड करना होता है कि जी मैं दलेर हूँ। तो वो सरप्राइज़ मिला इंडिया को कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। एंड देन डोंट फॉरगेट कि वो गायबी मदद को छोड़ दें, मतलब आई वॉज ऑल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि आफ्टर दैट 4 रोज़ा लड़ाई, एयरफोर्स ने एक गाइडेड टूर अरेंज किया, जो उस जगह तक भी एक्सेस दिया जो टेक्नोलॉजी था। आई वॉज रियली सरप्राइज कि पाकिस्तान के लोग, और ख़ास करके हमारी एयरफोर्स, जो जिस लेवल पे वो काम कर रही थी, तो इंडिया तो पहुंच ही नहीं सकता था जिस तरीके से हमने इंडिया को उस रात उड़ा के रख दिया। तो ये मेरे ख्याल में एक चीज़ इस्टेब्लिश होगी कि पाकिस्तान को, जिस तरह कारगिल में हमने सारा एडवांटेज लूज़ कर दिया, तो इंडिया ने वो ये हरकत करके दुनिया में ये बता दिया कि पाकिस्तान में भी पॉलिटिकली वीक, इकोनॉमिकली कमज़ोर, लेकिन मिलिटरीली दे आर स्टिल सुपीरियर। और ये इनकी जो कैपेबिलिटी है, इनकी जो स्किल है वो, और ये याद रखें कि हमने कन्वेंशनल वॉर में डिफीट किया है, उनको सेटबैक दिया, नॉट
कि हमने कोई न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर चला दी है। देखिए ना, कन्वेंशनल में तो उनका मतलब हमसे आर्मी भी बड़ी है, बहुत एयरफोर्स भी बढ़िया बड़ी 80 है। बिलियन डॉलर उनका बजट है, हमारा को 10-11 8-9 बिलियन डॉलर का है। तो अगर आप उस तरीके से अगर आप देखें तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। और दुनिया में कहते हैं ना कि आप जो बहादुर इंसान होता है, ये जो आप विक्टोरियस होता है, उसके साथ लोग खड़े होते हैं। तो उससे ऑल टुगेदर डायनामिक्स चेंज हुई। डायनामिक्स क्या चेंज हुई है? अब ट्रंप के बारे में आप जो मर्जी कहें, आई थिंक दैट प्लेड अ मेजर रोल। ट्रंप को जो विक्टोरियस लोग हैं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं। वो बेशक उसका कोई एनिमी भी हो। अब जो जोरान ममदानी है, कितना उसको कहा कम्युनिस्ट है, सब कुछ है। अब वो जीता है, उसको उसने एक्नॉलेज किया है वाइट हाउस बुला के, बल्कि उसने रिक्वेस्ट की थी, उसने फिर मुलाकात की। तो उस चीज़ से, और फिर एक बात याद रखें कि जब वाइट हाउस में अमेरिका का सदर आपके आर्मी चीफ को बुलाता है, उसकी तारीफ़ करता है, तो पूरी दुनिया में फिर मैसेज चला जाता है। ये जो सऊदी अरब ने डिफेंस पैक किया, ये जॉर्डन का किंग भी आ रहा है, ये इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ये बाकी ये कर रहे हैं, ये सारे जो बादशाहते हैं, सारे जो हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका की तरफ देखते हैं, तो मैसेज पूरी दुनिया में चला गया कि यार इस वक्त ही जो इज द की गाय। मुल्क है, ही इज़ द गाय, या पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट। अमेरिका की दुनिया की सुपर पावर की नज़र में पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, सारे दे फॉल इन लाइन। और उससे क्या हुआ कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। देखें, वही सऊदी अरब है जो कश्मीर वाला हुआ, उस पे उन्होंने आपके हक में स्टेटमेंट देने से रिफ्यूज़ किया। ठीक है, ये वही सऊदी अरब है जिसने कहा कि नहीं, आप बातचीत के ज़रिए मामला हल करें। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई, तो उसमें भी सऊदी अरब का रोल को बहुत पॉजिटिव नहीं था। वो भी पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट का कह रहे थे कि जी आप रिस्ट्रेंट दिखाएं। बट उस चीज़ ने, हर चीज़ वो टर्न अराउंड हुई है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए कोई स्क्रिप्ट भी, मैं एक बात करूं, मुझे लगता है कोई मूवी का स्क्रिप्ट भी कोई लिखता ना कि 2025 में ये होगा, ट्रंप आएगा, ट्रंप जो है बार बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें करेगा, हमारा सऊदी अरब के पास दिफाई मुआहदा होगा, मिडल ईस्ट में हम दोबारा एक बड़े प्लेयर बन के उभरेंगे। तो मेरा ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का पक्का सपोर्टर भी होता, कोई ISPR वाला भी स्क्रिप्ट लिखता, तो शायद इतना अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता था ये, जितना जो इट्स टू कुड डू बी ट्रू, अगर फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें पाकिस्तान की तो। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि क्या इस 4-5 रोज़ा जंग में जो हमारे पास इंडिया की बारे में जो एक्यूरेट मालूमात, इंटेलिजेंस और द वे हम ऑपरेट कर रहे थे, चाहे हमारी एयरफोर्स भी सब, क्या इसमें हमें चाइनीज़ की मुआवनत हासिल थी रियल टाइम? और क्या हम, ये जो एक टर्म यूज़ हो रही है कि पाकिस्तान ने दुनिया में चाइनीज़ जो हथियार और टेक्नोलॉजी है उसको अब मार्केट करने में पाकिस्तान का एक बुनियादी किरदार बन गया है, क्योंकि हमारी वजह से अब दुनिया ने देखा कि यार बैटल टेस्टेड इनके भी हथियार हैं और एंड दे परफॉर्म्ड। तो क्या था ऐसा कुछ, हमारे चाइनीज़ की उसमें मावनत हासिल थी? देखें, मेरा ख्याल में इस वक्त आपकी अराउंड 81% जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो चीन पूरी करता है आपकी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीन, अब ऑब्वियसली हमेशा जब चीनी मसनूआत के बारे में बात होती है तो लोग, पीपल सी इट विद सस्पिशन। और इसमें कोई शक नहीं है कि चीन जो भी बड़े हथियार बनाता है वो पाकिस्तान उसके लिए एक टेस्टिंग लैब भी है, और अगर वो कामयाब होती है तो पूरी दुनिया में फिर वो उसको मार्केट भी करता है। बिल्कुल चीन की मदद थी उसमें। आई थिंक दो तरह की चीज़ें इसमें क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत है। मसलन चीन की कैसे मदद थी, आपके J-10C जो हैं उसमें जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जी। PL-15 जिसे कहते हैं। अच्छा, ये जो एक सरप्राइज़ उसमें के अंदर एलिमेंट था, दो तरह के दुनिया जब करती है ना, एक्सपोर्ट करते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक एक्सपोर्ट वर्जन होता है, और एक एक अपने लिए होता है जिसमें वो अपना एक टेक्नोलॉजिकल एज रखते हैं। अमेरिका भी ये करता है, बाकी दुनिया भी ये करता है। तो जो इंडिया को शायद पता था, या बाकी हमें भी यही ख्याल था कि हमारे पास जो PL-15 वो एक्सपोर्ट वर्जन है चाइना का, जिसकी लिमिट थोड़ी कम थी। बट इन रियलिटी जो खुद जो PLA है, उनकी जो एयरफोर्स जो यूज़ करती है, चाइना ने हमें वही PL-15 का वो वर्जन दिया जो खुद वो यूज़ करते हैं, जिसकी रेंज ज़्यादा थी। ज़्यादा थी। तो ये एक शौक था, मतलब इंडिया को इस चीज़ का नहीं पता था। फिर उसमें बिल्कुल ये जो रियल टाइम इंटेलिजेंस जो इस वक्त कहते हैं कि चाइना के सबसे बेहतरीन जो सैटेलाइट हैं, जो सर्विलेंस कर रहे हैं, जो रियल टाइम आपको, और जो शायद एक आध और मुल्क को उन्होंने दिया हो, तो जो एक्सेस है रियल टाइम, जो भी मूवमेंट हो रही होती है, तो वो पाकिस्तान के पास एक्सेस थी। फिर उसमें सिर्फ कहते हैं ना कि हथियार इंपॉर्टेंट नहीं होता, हथियार चलाने वाला जो है ना वो बहुत वो भी इम्पोर्टेंट मैटर होता है। करता है। तो जो मैंने एयरफोर्स के मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ का विज़िट किया, तो उसमें जो सारे ठीक है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन जो एक इंडिजिनस हमने जो सिस्टम डेवलप किया, और जो बुनियादी फ़र्क था पाकिस्तान और इंडिया के,
तो वो सारे जो सिस्टम्स थे जिसको जिस तरीके से सिंक किया कि मसलन अगर एक ज़मीन पे बैठा हुआ है, कंट्रोल टावर कर रहा है, उसके पास एक स्क्रीन आ रही है, तो वही स्क्रीन जो है ऊपर जो जहाज़ उड़ा रहा है उसके पास भी है, वो दूसरा मतलब मल्टीपल जो चीज़ें हैं कि किस तरीके से सारी जो टेक्नोलॉजी मसलन उसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी थी, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी थी, अमेरिकन, इन सारों को वो कहते हैं ना कि दे शुड टॉक टू ईच अदर। अगर नहीं करेंगे तो हर टेक्नोलॉजी जो है ना वो टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ होती है। Yes. इंडिया का यही प्रॉब्लम था कि बेशक उनके पास एक्सपेंसिव उनके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी थी, फ्रेंच भी थी, उनके पास इजरायली भी थी उनकी, लेकिन वो आपस में बात नहीं करते थे, यानी कि वो सिंक नहीं था उनका आपस में, कनेक्ट ही नहीं था, रब्त नहीं और था ये उनका। रब्त नहीं था। और ये पाकिस्तान ने जहाज़ गिराया, उनको समझ नहीं आया कि लगा कहाँ से है, क्योंकि उनको समझ नहीं आया ये पाकिस्तान ने जिस तरीके, तो उसमें चाइना, बिल्कुल क्रेडिट गोज़ टू चाइना। लेकिन जो हमारे एयरफोर्स के लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, और जो मुझे पता है कि चाइना वांटेड टू नो दैट कि यार आपने ये कैसे किया है सारा प्लान जो एग्जीक्यूट, हथियार अपनी जगह पे और बाकी चीज़ें, और फिर ज़ाहिर है कि उसका चाइना को बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। तो डेफिनेटली चाइना वर्कड वेरी क्लोजली विद पाकिस्तान, बट आई थिंक इन दैट सिचुएशन जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तानी जो एयरफोर्स हैं, उनका जो रोल है, जो उनकी ब्रिलियंस है, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं एयरफोर्स के लोगों से बात कर रहा था, दे लव टू ट्रेन विद पाकिस्तानी पायलट्स जो चाइनीज़ हैं, बिकॉज दे नो कि हमारे पायलट्स जो हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं और वो बड़ा अच्छे तरीके से जो भी एक्सरसाइजेज हैं या किस तरीके से कोई भी ऑपरेशन है उसको एग्जीक्यूट करना है। यस, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी प्लस हमारे अपने जो लोगों की क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें, ऐसा नहीं कि जो फ्रेंच राफेल है वो कोई बुरा हथियारा है, Yes. तो वो इंडियन के पास था, उन्होंने क्या हाल किया उसका, गिरवा दिए हैं पहले ही बैटल फील्ड में। नहीं नहीं, मैं इधर आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो तीनों फोर्सेज हैं उसमें जो एयरफोर्स है उसकी एक अपनी लीग है। लाइक इवन के जो इसराइल अरब वार थी Yes. उसमें भी आज तक कोई वो इजरायली जहाज़ नहीं गिरा सके, एक्सेप्ट जब पाकिस्तानी पायलट्स के तो उन्होंने इजरायली जहाज़ भी गिराया। 65 की भी जंग में मेरा ये मानना है कि वो हमें एयरफोर्स ने तब भी जीत के दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखें तो लाइक तो एयरफोर्स की एक अपनी लीग है। अच्छा, अभी इससे आगे आ जाते हैं। लाइक अगर हम ईरान इसराइल जो जंग थी उसमें ईरान बहुत ज़्यादा फील हमें नज़र आती है। उनके इवन के भी जो आए हुए थे यहाँ पर क्या अली वो लारेजानी। अली राजधानी, वो कह रहे थे कि मेरी तरफ से ब्लैंक चेक है पाकिस्तान को, आपने इंडिया अफगानिस्तान के मामलात में जैसे भी यूज़ करना है। क्या हमने ऐसा किरदार अदा किया जिसको ईरानियों ने फ़र्क महसूस किया कि यार एक ऐसे वक्त में जब इसराइल और अमेरिका दोनों हम पर हमलावर थे, पाकिस्तान, हालांकि हम तो ट्रंप के कैंप में थे उस वक्त, यहाँ पर हमने क्या किया? देखें, और ट्रंप के कैंप में थे या नहीं थे, जो उस पहली वक्त मुलाकात तो हो नहीं चुकी थी उस वक्त। ना, जो उस वक्त तासुर था कि यही था कि ये जो मुलाकात भी इन द मिडल ऑफ द इजराइल ईरान वॉर हुई थी ना, वाइट हाउस में जो जी, लंच जी। हुआ था, तो तासुर यहाँ पर यही था कि जो क्रिटिक्स थे कि शायद पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जिस तरह माजी में हमने अपने बेसिस प्रोवाइड किए या हम ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने जा रहे हैं, ये क्रिटिक्स वो कहते थे। बिल्कुल। अब ईरान क्यों, दो उसकी वजूहत हैं। एक तो ईरान के साथ बेशक हमारा बॉर्डर लगता है, पहला मुल्क था ईरान जिसने पाकिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम भी किया, बट ईरान के साथ हमेशा हमारे ताल्लुकात में वो एतमाद नहीं रहा, उतार चढ़ाव रहा, और उसके इंटरनल फैक्टर्स भी थे, रीजनल फैक्टर्स भी थे। अरब ईरान जो लड़ाई है वो भी फैक्टर्स थे, फिर बहुत सी वजूहत थी, फिर ईरान इंडिया के ज़्यादा करीब था, और फिर हमने देखा भी कि ईरान ने अनएक्सपेक्टेडली जो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारे थे, और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था, तो विद इन नो टाइम ईरान को एहसास हो गया कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अगेन दैट क्रेडिट गोज़ टू जनरल आसिम मुनीर। कोई और आर्मी चीफ होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद ये रूट लेता, बट इसका मतलब है कि जब आप पावर से बात करते हैं तो लोग फिर बाज़ दफ़ा एक्सरसाइज करना ज़रूरी थी, अगले को समझ आ जाती है। अच्छा, इस केस में ये हुआ है, डिस्पाइट ऑल द सस्पेशन, नंबर वन कि जो पाकिस्तान की आवाम ने बाय एंड लार्ज जिस तरीके से ईरान को सपोर्ट किया, वो चीज़ ईरान में रेजोनेट हुई, उनको समझ आई। फिर मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ लिखा भी गया, और उस वक्त भी मेरा ख्याल था कि इन द मिडल ऑफ द वॉर जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ वाइट हाउस अमरीकी सदर ट्रंप मिलते हैं, और G7 समिट कनाडा से छोड़ के वो आते हैं, और वो कहते हैं जी कि इम्पोर्टेंट उनको काम है, और वो उनसे मिलते हैं, और बाद में ये कहते हैं कि इस इशू के ऊपर भी बात हुई है, एंड प्रोबेबली दे नो बेटर देन मैनी अदर्स इस रीजन को। तो जो मेरी अपनी मालूमात हैं, आई थिंक पाकिस्तान ने जो बड़ा रोल प्ले उसमें ये किया है कि उस डी एस्केलेशन में शायद उस वक्त इसराइल और अमेरिका भी, जब अमेरिका ने
न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ थी टारगेट की, तो रिजीम चेंज की हमेशा ख्वाहिश रही है अमेरिका की भी और उसके अलावा इसराइल की भी। ईरान में। और वो इवन के टारगेट करना भी चाह रहे थे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, अगर आपने रिजीम चेंज की तरफ जाना है। तो जो मेरी मालूमात हैं, आई थिंक वो पाकिस्तान की जो असेसमेंट थी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, DGI भी उनके साथ थे, वो जो उनको वार्न किया कि अगर आप उस तरफ जाएंगे तो दैट विल बी डिज़ास्टर फॉर यू। मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान का जो रोल है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान अभी भी जो कहीं ना कहीं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो या मीडिएशन करवाने की ये जो राब्ते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें पाकिस्तान का एक रोल है, और उस वक्त भी पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। तो ईरान अंडरस्टैंड दैट कि अगर ईरान को किसी बड़ी मुश्किल से किसी मुल्क ने बचाया है, और वो जो कनेक्शन था पाकिस्तान का, या उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे इन द मिडल ऑफ द वॉर, और आप सोचें कि दुनिया का कोई हर मुल्क का या जो रेलेवेंट कंट्रीज़ थे वो अमरीकी सदर ट्रंप से बात करना चाहते थे, आपका आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद था। तो ये तो हो नहीं सकता कि वो अगर कोई बात करेगा आपके मुल्क के ख़िलाफ़, तो उसने बात नहीं की, क्योंकि ईरान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन होती है, अफगानिस्तान का हालात आपके सामने है, इंडिया देख हमें लें, एक और तो अफगानिस्तान हमारे का लिए तो सब- बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बनता। तो उस चीज़ ने आई थिंक एक रोल प्ले किया, एंड ईरान अंडरस्टूड दैट। और अगर आप उसके बाद जो मुलाकातें हुई हैं ईरान के प्रेसिडेंट की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी, या जो उनकी लीडर्स आते हैं, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो यू अंडरस्टैंड कि जिस तरह जेन्युइनली बंदा को शुक्रगुजार नहीं होता कि आपने रोल प्ले किया, तो ये आई थिंक ये फैक्टर था, और अभी भी रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो ब्लैंक चेक की आपने बात की है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी अब पाकिस्तान के साथ जो भी रुकावटें हैं हमें दूर करनी चाहिए। एंड देन दूसरी तरफ ये हुआ कि उसमें जो किरदार था इंडिया का वो बड़ा डूबियस था। उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया, फिर जो मुसाद का नेटवर्क था उसमें कहा जाता है कि इंडिया के बहुत बड़े जो लोग शामिल थे, जो चुन चुन के जो उनकी ईरान की जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस के ऑफिशल्स को मारा गया, उसमें अगेन इंडिया ने एक जो उनके शहरी थे वो रोल प्ले किया। ईरान का इंडिया का एक डूबियस रोल आपको पता है, कतर में भी जी एक सबमरीन का प्रोजेक्ट था, उसमें उनके वो गिरफ्तार लोग हुए थे। मुसाद के लिए काम कर रहे थे, सजाए मौत हो गई थी, वो तो फिर बाद में उनको उन्होंने माफ़ कर दिया। तो उस चीज़ से भी उनको पता लग गया कि असल उनका दोस्त कौन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए पर्पल पैच है कि आप सऊदी अरब के साथ भी डिफेंस पैक्ट हो रहा है, ईरान भी आप पे वारी वारी जा रहा है, बाकी जो मिडल ईस्ट के अंदर जो आपका रोल है, जो ओवरऑल है, तो अब ये कितना वो पर्पल पैच रहता है दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये आई थिंक एक गैर मामूली इस वक्त सिचुएशन है। शायद कोई भी जो मेरे ख्याल में जितने जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स थे, ऑब्जर्वर्स थे, वो इस तरह की असेसमेंट कभी किसी ने नहीं सोची होगी कि इस तरह से टर्न अराउंड होगा। एंड डोंट फॉरगेट कि हमारे माजी में अमेरिका के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात रहे हैं तो उसकी वजह ये थी कि अफ़गानिस्तान की वजह से या सीटो सेंटो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ उनको हमारी ज़रूरत थी। इस वक्त तो हमारे पास उस तरह का सौदा बेचने के लिए ऑन द फेस ऑफ इट कुछ भी नहीं है, एंड येट यू आर वेरी क्लोज टू द US एंड जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। अच्छा मुझे बताइए, गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज जा रही है, और अगर जा रही है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत जा रही है? अभी तक तो क्योंकि कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हम हमास को डिसआर्म करने का हमारा रोल नहीं होगा, तो फिर हमारा रोल क्या होगा वहाँ पर? देखें, पाकिस्तानी फ़ौज जा रही है नहीं जा रही, अगर जाएगी तो ये कोई हैरान कुन मेरे ख्याल है ख़बर नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि वी आर इंक्लाइंड, और जो इस प्रोसेस में हम इन्वॉल्व हुए हैं तो उसमें तो कहीं ना कहीं तो अंडरस्टैंडिंग है कि ये कमिट कर चुके हैं। हाँ, किस फॉर्म में होगी, किस तरीके से होगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि इंडिकेशन तो हैं, क्योंकि अगर हम इस सारे प्रोसेस में शामिल हुए हैं और बैक एंड फोर्थ जॉर्डन के किंग भी आए, इजिप्ट के जो फॉरेन, इजिप्ट इज़ अ की कंट्री जो फोकल पॉइंट है, जो सारा अगर जो भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बननी है, तो पाकिस्तान बिल्कुल आई थिंक इसका हिस्सा बनेगा। किन शराइत पे बनेगा ये अब देखने वाली बात है, और उसमें ज़ाहिर है कि जो UN की रेजोल्यूशन आई है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें ये जिक्र किया गया है, जो एक डेलिकेट मामलात हैं कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इजिप्ट और इसराइल के साथ मिल के काम करेगी गज़ा की सिक्योरिटी के लिए, और जो ग्रुप्स हैं वहाँ उनको गैर मुसल्ह करेगी। अब पाकिस्तान ने एक जो रेड लाइन ड्रॉ की है कि नहीं, हम गैर मुसल्ह वाला काम हम नहीं करेंगे, सिक्योरिटी जो वहाँ पर पुलिस है फ़लस्तीन उनको ट्रेन कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हम काम कर सकते हैं, तो कोई उसका वे आउट निकालना पड़ेगा। बट आई थिंक पाकिस्तान जो बिहाइंड द सीन डिस्कशंस चल रही हैं, कहीं ना कहीं कमिट तो कर चुका है अब। और उसमें अगेन इसके बारे में भी ज़ाहिर है आप पूछेंगे भी, लोग सवाल करते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन है कि शुड वी और शुड वी नॉट। मेरा जो अपना व्यू है कि फॉरेन पॉलिसी का कोई दिल नहीं होता, बड़ी ठंडी कूल काम आपने सोच समझ के करना होता है। दो तरीके हैं उसके देखने के, एक
कि जी आप क्यों वहाँ पर अमेरिका के एक आलाकार बन रहे हैं और आपको क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पर अगर कोई वाक़या पेश आ जाता है तो फिर आप कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ये है कि आप जी स्टेप बैक करें और छोड़ दें। दूसरी उसकी साइड ये है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर ताकत है, बड़ी फ़ौजी ताकत है और यही पाकिस्तान जब एक मिडल ईस्ट और फ़लस्तीन का हमेशा मुसलमानों के लिए बड़ा क्रिटिकल इशू रहा है और एक वो मुल्क जो अपने आप को वाहिद दुनिया की एटमी ताकत कहता है, इतना बड़ा इशू अगर वाइल एक स्टेप है रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, वो उसमें एक स्पेक्टेटर है। तो फिर लोग कहेंगे अच्छा जी आपके फिर न्यूक्लियर होने का क्या फ़ायदा, आपका क्या चक्कर है? तो उसमें जो जो भी रियासत होती है ना, इस तरह के जब काम आप करते हैं तो हर रियासत का उसमें अपना बायलैटरल इंटरेस्ट होता है। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि एक पाकिस्तान का पुराना रोल रिवाइव हुआ है, जो मिडल ईस्ट में पहले भी हम मुस्लिम दुनिया में बड़ा एक लीडिंग रोल प्ले करते थे जब हमारा एक टाइम था। एक तो वो रिवाइव हुआ और उस रिवाइवल के चक्कर में या पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है कि हम अगर इस मौके के ऊपर ट्रंप का पीस प्लान है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं, एक रिस्की अफेयर है, तो उसमें जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, मतलब ये अरब कंट्रीज़ भी चाहते हैं, हम अरब कंट्रीज़ हैं या बाकी हैं, उनसे जो बाकी बेनिफिट्स हैं, जो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? वी शुड टेक दैट रिस्क एंड आई एम वन ऑफ दोज के बिल्कुल रिस्क है, जितना बड़ा रिस्क है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ठीक है? तो और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पहले भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स में रोल प्ले करता रहा है। अगर कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी फ़ोर्स अगर एक हिस्सा बनेगी तो वहाँ पे खुदा ना खास्ता मासूम जो फ़लस्तीनी हैं उनको मारेगी या इसराइल के साथ मिलकर कोई ऐसा काम करेगी, मेरा ख्याल है कि चलें आप क्रिटिसाइज़ कर लें एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, बहुत सी पॉलिसीज़ होंगी, इतना तो कोई नाइव और इतना कोई पागल तो नहीं है कोई इस तरह का काम करेगा। तो मेरा ख्याल है कि डिसीजन समवेयर द अदर कहीं ना कहीं हो चुका है, उसको लेकिन इम्प्लीमेंट अगर कैसे करना है दैट इज़ द इशू। लेकिन अगर हमारी वहाँ पर फोर्सेस की मौजूदगी के दौरान इसराइल अगर कोई स्ट्राइक्स करता है या कोई दोबारा से कुछ बड़ा वाक़या हो जाता है उस रीजन में, इसराइल के अंदर कोई बड़ा वाक़या हो जाता है और वो इन्वेड करने की कोशिश करता है, तो क्या हम न्यूट्रल होंगे उस वक्त? क्या हमारा रोल होगा उस वक्त? देखें यही जो सबसे कुछ ऐसे सवालात हैं ना, बड़ा एक ग्रे एरिया है कि कुछ भी हो सकता है, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं कि अगर वहाँ पर मौजूद हों एंड गॉड फॉरबिड कि अगर इसराइल जो है वो ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर कोई अटैक कर देता है। अटैक कर दे या कोई फ्रेंडली फायर हो जाए, उसमें कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी जाने जो हैं वो चली जाएं, तो उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी? तो यही वो सारे मामलात हैं जिनको मेरे ख्याल में तय करने के लिए बैक एंड फोर्थ डिस्कशन हो रही हैं। उसमें एक आइडिया तो ये है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो भी होगी वो कोई एक ग्रीन जोन बनाया जाएगा ठीक है। जहाँ पे कोई ना इजरायली फोर्सेस होंगी ना कोई और इस तरह का रियल टाइम को कॉम्बैट हो रहा होगा, तो दे ऑपरेट फ्रॉम द सेफ जोन। ठीक है, अब इजिप्ट को मसलन एक लोगों का ये भी कंसर्न है कि उसमें यूएन की रेजोल्यूशन में कहा गया है कि इसराइल के साथ मिलकर ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स काम करेगी, बट मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तो ये तो बिल्कुल पब्लिकली भी और अदरवाइज भी पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इजिप्ट को इसमें शामिल किया गया कि इजिप्ट विल बी ए फोकल कंट्री, तो वो जो भी कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन होगी, आई थिंक वो कंट्रीज़ जो इसराइल के साथ नहीं कांटेक्ट रखना चाहती, दे विल ऑपरेट थ्रू इजिप्ट। तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत से अभी जो रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट तय होना बाकी हैं, एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट के रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट ऐसे हों कि जिसमें जिन सिनेरियोज़ की आप बात कर रहे हैं वो सिनेरियोज़ जो हैं वो उस तरह के उनको ना फेस करने पड़ें। अच्छा, सऊदी अरब की तरफ आ जाते हैं। हमारा उनसे डिफेंस पैक्ट हुआ, कितना सिग्निफिकेंट है ये डिफेंस पैक्ट? सिर्फ एक वो जो आप पहले एक बात करते हैं, पोस्टरिंग होती है, सिग्नलिंग होती है, क्या ये सिर्फ वही है या इससे एक कदम आगे है? ये क्या है? ये इसमें कुछ जैसे कहते हैं ना वो सब्सटेंस भी है या ये सिर्फ एक साइनिंग ऑफ पैक्ट है, एक एमओयू की तरह का? देखें इसका एक तो पस मंज़र ये है कि जब कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया, स्ट्राइक्स किए, तो उसके बाद से तो और अमेरिका ने उस तरीके से रेस्क्यू नहीं किया। बाद में जो भी एश्योरेंसेस देते रहे, हालांकि सबसे बड़ा रीजन के अंदर जो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है वो जी, कतर में मौजूद है। बिल्कुल। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि जो बाकी अरब ममालिक थे जिनको अमेरिका ने सिक्योरिटी गारंटीज़ दे रखी थी, तो उनको तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि अगर आज इसराइल ने ये काम किया है तो कल बिल्कुल पॉसिबल है कि ये हमारे तक भी पहुंच सकते हैं। तो एक डिटेरेंस भी होता है। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री, ठीक है? तो जो सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया, तो बहुत सी चीज़ें आप
एक मैसेजिंग भी करते हैं, तो शायद जो भी उनके एनिमीज़ हैं, जो एडवर्सरीज़ हैं, इफ़ दे आर थिंकिंग कि कोई ऐसा वो प्लान करेंगे, एक तो मैसेज उनके लिए है कि ठीक है जी, आप देखिए अब हमारा एक ऐसे मुल्क के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो एक न्यूक्लियर कंट्री है। फिर आई थिंक उसका एक पहलू ये भी था कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है। कतर के ऊपर जो हमला हुआ, तो पूरे जो अरब अवाम है वहाँ उनमें कंसर्न पाया जाता था कि अब तो, क्योंकि देखें अरब कंट्रीज़ में बेशक तेल की दौलत से माला माल था, जो सबसे बड़ी उनकी सक्सेस थी ना वो यही थी कि वहाँ पर सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ नहीं रहे। यस, ठीक है, सुकून से आप जो इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट है, आप मज़े से करते हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि कभी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, कभी क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया, कभी कोई फ़ॉरेन जो विज़िट है, वहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, पीपल फील सेफ़। लेकिन अगर दुबई में, दोहा में इस तरह के हमले होना शुरू हो जाएँ, तो वो जो एक ही सबसे बड़ा वहाँ पर उनका सेलिंग पॉइंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो वो तो जो अरबों डॉलर की जो भी सरमायाकारी है, वो तो सारी धर्म से बैठ जाएगी। तो एक अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी ये एश्योर करना कि देखिए अब हमारा एक दिफाई मुआहदा हो गया, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, हमारे ऊपर हमला होगा तो देखें पाकिस्तान हमारे साथ है। लेकिन इसकी एक रीजनल भी उसका कॉन्टेक्स्ट है। आई थिंक रीजनल कॉन्टेक्स्ट उसमें जो रोल है वो कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका की मर्जी मर्शा शामिल है। देखें हमारे जब जब आपके याद रखें कि अमेरिका के साथ जब आपके ताल्लुकात ठीक होते हैं ना, तो फिर जो अमेरिका के रीजन में जितने जो एलाइज़ हैं उनके साथ आपकी बिल्कुल गेम यस हो जाती है। तो जब सऊदी अरब को भी ये अंदाज़ा जो अमेरिका को ये सऊदी अरब को ये अंदाज़ा हुआ कि देखें यार पाकिस्तान को पहले तो वो घास नहीं डाल रहे थे, देखिए ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट अवार्ड भी दे रहे हैं, आपको बिल्कुल वो लिफ्ट नहीं करा रहे, उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। लेकिन जब अरब कंट्रीज़ को पता लगा कि भाई पाकिस्तान की तो वाइट हाउस में बल्ले बल्ले है, ये तो इनकी दोस्तियाँ हैं ट्रम्प के साथ, तो उस चीज़ ने बड़ा एक असर डाला है उस चीज़ का कि जो क्लोजनेस हुई है ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। और उसमें फिर जो अमेरिका का एलिमेंट है ना, वो शायद अमेरिका को ये भी सूट करता है कि अमेरिका के ऊपर भी दबाव था कतर के बाद कि जी आप तो इतने अरसे से कहते हैं कि अरब को हम सपोर्ट करेंगे, तो अमेरिका भी ये चाहता था कि अगर हमारा कोई बोझ शेयर कर लेता है, यानी कि पाकिस्तान ने शेयर कर लिया, ओके जी पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ वील कम टू द रेस्क्यू ऑफ सऊदी अरेबिया, तो अमेरिका विल टेक इट, अमेरिका कहेगा हाँ ठीक है, उन्होंने इनकरेज किया, इट्स फाइन, कि वरना दबाव सारा अमेरिका के ऊपर आता कि आप हमें भी सिक्योरिटी गारंटीज़ दें, सब कुछ करें। तो इसमें काफ़ी वो डायनामिक्स हैं फॉर पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक वो जो ओल्ड एक ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप है, और उसमें अगेन इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई ने रोल प्ले किया। ये जो हमारे अरब ममालिक हैं, इन लोगों ने भी हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। और फिर इस वक्त जो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, आई थिंक डेमोक्रेसी तो गई भाड़ में, पता नहीं कोई ह्यूमन राइट्स भी गए भाड़ में, एक नया एक ऑर्डर अभी उभरेगा, एक क्योस है। तो उसमें वो मुल्क जो मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, जिसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इमर्ज हुआ है, उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पोलिटिकल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है। अच्छा, एक चीज़ कमान, क्योंकि अमेरिका जहाँ पर सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता है, लेकिन वहाँ पर ट्रम्प एक चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं, वो है कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ जाए। वो बार बार कहते भी हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, बहुत से मुल्क उसमें शामिल होंगे। क्योंकि आपकी बहुत अच्छी रसाई है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में, जो पॉलिसी साज हैं, इस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में भी जो पॉलिसी साजी होती है, आपकी बहुत अच्छी रसाई है। क्या आप समझते हैं यहाँ पर ये सोच पाई जाती है कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर पाकिस्तान भी तस्लीम करेगा? देखिए सबसे पहले तो अभी की मैं नहीं बात करता, अभी तो गज़ा में जो कुछ हुआ उसके बाद तो चीज़ें पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, आप मुख्तलिफ ऑप्शंस डिबेट करते रहे। मुशर्रफ के टाइम पे तो इवन मुलाकात भी हुई थी, आपको पता है कि इजरायली और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के जी दरमियान। बिल्कुल, तुर्की में। तो एक डिबेट, और उसके पीछे भी एक अगेन इशू आपका क्या है कि आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है कि पहले भी, आज से कई साल पहले भी डिबेट ये थी कि इजराइल और इंडिया आपस में करीब हो रहे हैं, और बहुत सी जो टेक्नोलॉजी, इवन जो हालिया जंग भी हुई, इजराइल की इस्तेमाल की इंडिया ने, और इजराइल का चलें हमारा बाकियों को डायरेक्ट तो उनके साथ लड़ाई नहीं है हमारी। एक डिबेट ये होती है कि चलें तस्लीम ना भी करें एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप कि जिसमें हम उनसे कहें कि देखें हमारी आपके साथ कोई उस तरह से लड़ाई नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ हमारी लड़ाई है, तो आप इंडिया को एक हद से ज़्यादा वो हथियार, वो चीज़ें फराहम ना करें। तो उस ऑप्शन, उस जो इंडिया का जो एडवांटेज है न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक डिबेट हमेशा रही है कि इजराइल से। एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाते हुए आप
इज़राइल इज़ अ रियलिटी, तो आप उनके साथ, उनका इन्फ्लुएंस भी है तो उनके साथ इंगेज करें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट ज़ाहिर है कि ये पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी कहीं ना कहीं डिबेट होती होगी, बट ओवरऑल आई थिंक किसी भी गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान में, और फिर दूसरी डिबेट ये है कि जो लोग एडवोकेट करते हैं, बस देखें ये प्राइमरीली जो फ़लस्तीन का इशू था, ये तो अरबों का था, अरब लेकर आए थे, और अरब ही अगर उससे पीछे हट रहे हैं, मतलब एक डिबेट जो रियलिस्टिक होते हैं, भाई यार हम लोग कहते हैं हम इसके मामे लगते हैं कि अरब अरब जिनका इशू था उनके पीछे हमने ये किया, तो वो अगर इसराइल के सामने लेट गए हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। दूसरी एक डिबेट ये है कि अच्छा, जब भी, मतलब मुझे नहीं पता, जब भी पाकिस्तान में हाइपोथेसिस हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क लेट से इसराइल को तस्लीम करता है या उनको रिकग्नाइज़ करता है, सो देयर विल बी अ क्विड प्रो को। एक डिबेट ये होती है कि यार ये ना हो कि सारे जब तस्लीम कर लें तो फिर हमारी को फ़र्क ही ना पड़े। मे बी हो सकता है कि आप उस टाइम पे सोचें जब आपको यू गेट अ गुड प्राइस, और इसराइल का जितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, जो उसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि हम ये एक जो जब बैठ के ऑप्शंस पे गौर होती है कि अगर आपने सौदा ही करना है तो उस वक्त करें जब आपकी प्राइस टैग सबसे बेहतरीन है। कि यार अमेरिका को भी पता है, इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर उन्हें न्यूक्लियर कंट्री, वाहिद दुनिया का, मुस्लिम दुनिया का तस्लीम करेगा तो ये बहुत बड़ा टिकट होगा, तो उस टिकट को सही कैश करवाना चाहिए। या फिर आखिर में हम रह जाएंगे जी ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पैंता, बस हमारी बस तो भरी गई है, अब आपने आना है बेशक ना आए। एक ये रियलिस्टिक डिबेट भी है। बट हैविंग सेड दैट, ये और मौजूदा जो कुछ गाज़ा में हुआ है वो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक सऊदी अरब के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बेशक वहाँ पर बादशाहत है, जो पिछली दफ़ा भी एक कहते थे कि दबाव हमारे ऊपर था। सऊदी अरब को ये लगता है कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क पहल करेगा, मतलब सऊदी अरब भी थोड़ा मोहतात चलना चाहता है कि यूएई ने किया, बहरीन ने किया, अगर फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क भी एक स्टेप ले ले तो फिर हम अपनी आवाम को कहने में भी हक बजाने होंगे कि देखें अब तो पाकिस्तान ने भी ये कह दिया है या उसने भी कर लिया है। तो ये काफ़ी लेकिन ये फ़ैसला जो है मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये आसान होगा। जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है फ़िलहाल, तो मेरा ख्याल है कि वो वही है कि एक टू स्टेट सोल्यूशन अगर उसकी तरफ चीज़ें जाती हैं जो, और उस पर ओवरऑल यूएन की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक वो एग्रीमेंट होता है, वो अगर होता है तो देन आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट आई डोंट थिंक सो कि एज़ ऑफ नाउ। और दूसरा जो ट्रंप की बात है ना कि पाकिस्तान जो ट्रंप के साथ जो कुछ इस वक्त पॉलिसी है ना, एक ट्रांजैक्शनल पॉलिसी है पाकिस्तान की जो इस वक्त अप्रोच है कि अगर ट्रंप से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो हमें ये करना चाहिए कि ट्रंप की ना हम गुड बुक्स में ही रहें, तो यही फ़ायदा है। कि देखें ट्रंप आपको नुकसान, लोग ये समझते हैं कि जी क्या, देखें जी अमेरिका तो बड़ा, और ठीक है अमेरिका ने हमें बड़ा बिट्रे किया है, ये ट्रंप जो है ना ये धोखा देगा। आप इमेजिन करें कि यही ट्रंप अगर इंडिया के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, पहलगाम वाक़या हुआ था, अगर वो मान लेते कि हाँ जी पाकिस्तान ने करवाया है, और वो ट्रंप का जो स्टाइल है कहता जी मैं आपको 3 दिन देता हूँ, 3 दिन में बंदे पकड़ के इंडिया के हवाले करें, नहीं करेंगे तो मैं F-35 भेजूंगा, मारूंगा आप पे, बमबारी करूंगा आप पे, और इंडिया को वो सपोर्ट करते, तो आप क्या कर लेते? सोचिए ना क्या कर लेते आप। बिल्कुल। तो ये लोग हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा एक साइड देखते हैं कि जी हमें क्या मिला है जी। आप ये सोचें कि हमें क्या नुकसान हो सकता था कि अगर ट्रंप आपकी साइड पे ना होते या ट्रंप ये वाली पोजीशन ना लेते। तो इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है वो ये है कि बच बचा के ये ट्रंप के जो 3-4 साल हैं इस तरह से गुजारें, और ट्रंप अगर हमारे पे इसी तरीके से कोई मेहरबान रहता है, हमारे ख़िलाफ़ कोई नहीं करता, तो दैट इज़ एन अचीवमेंट। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब। मैंने अमेरिका से ताल्लुकात का सवाल करना था, लेकिन इसी क्वेश्चन में कामरान ने जवाब दे दिया। हम मज़ीद भी आपकी गुफ्तगू करवाते रहेंगे अहम मेहमानों से। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।